पहले क्या लिखा है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। पहले हम लोग बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, फिर बाद में करेंगे बात हम लोग रिसिप्ट की, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट की। अब इसमें बुकिश लैंग्वेज में उससे पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ ताकि आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मैंने लिखा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इधर क्या है भाई, आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है ये बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ध्यान से समझना कि आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक भी डाउट क्लियर आपका नहीं रह जाएगा। और इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा बनेंगे और ट्रिकी क्वेश्चन भी आता है कि आइडेंटिफाई करना रहेगा कौन कैपिटल है कौन रेवेन्यू है, ठीक है। तो अब देखो समझो आपको, पहले यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब तो समझते हो ना, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा यानी कि एक्सपेंस, ठीक है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ध्यान समझो। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसका फायदा, जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा वो खर्चा होता है जिसका फायदा किसकी वजह से मिलता है बेटा, 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, ठीक है। और क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा वो खर्चा होता है जो फिक्स एसेट पे मिलता है। किस पे मिलता है बेटा, फिक्स एसेट पे। फिक्स एसेट समझते हो, फिक्स एसेट का मतलब हो गया, जैसे मान लो मैंने कोई बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग का फायदा 1 साल नहीं मिलेगा, कई साल मिलेगा। मान लो जैसे व्हाइट बोर्ड है, अब व्हाइट बोर्ड टूट जाए तो अलग बात है, नॉर्मली 2 साल 4 साल 5 साल तो चलेगा। तो ये क्या होगी, आपकी फिक्स एसेट होगी। आप जो मोबाइल हाथ में लिए हो, मोबाइल भी आपकी क्या है, फिक्स एसेट है। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ आपने खरीदी, ऐसा कोई भी खर्चा किया जिसका फायदा, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिल रहा है, वो क्या है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पहली चीज़ जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। दूसरी चीज़, ऐसा खर्चा जो फिक्स एसेट पर होता है वो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये बात याद रहेगी, ठीक है। अब रेवेन्यू पे आते हैं, अभी कैपिटल में और डिटेल में बात करेंगे, अभी पहले अपना बेस बनाओ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर मिलता है। कितना मिलता है बेटा, 1 ईयर, या फिर आप कहते हो 1 साल, मतलब पूरे 1 साल के लिए मिलता है, 1 साल ज़्यादा के लिए नहीं मिलता। ओनली फॉर करेंट अकाउंट पीरियड, या लिख सकते हो आप लेस देन 1 ईयर, मतलब इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जिसका बेनिफिट 1 साल तक के लिए ही मिलता है या उससे कम के लिए मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये किस पे मिलता है, फिक्स एसेट पे। ये किस पे मिलता है मालूम है, ये मिलता है बेटा आपके करेंट एसेट्स पे। किस पे मिलता है, करंट एसेट पे। करंट एसेट समझते हो, जैसे मान लो ये मैं से मार्कर खरीद के ले आया, ठीक है। अब मान लो मैं मार्कर खरीद के ले आया, तो मार्कर का बेनिफिट कितने दिन मिलेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, क्या हो गया आपका करंट एसेट। अच्छा, आपने इसकी इंक खरीद ली, इंक का बेनिफिट कितने दिन के लिए मिलेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 10 महीना 2 महीना, इंक खत्म हो जाएगी, फिर नई इंक आएगी। इंक और मार्कर क्या हो गया आपका करंट एसेट। लेकिन उसी में फिक्स एसेट क्या है, अब इसे ये व्हाइट बोर्ड है ना, ये क्या हो गया, फिक्स एसेट हो गया। समझ में आ रही बात। आपके हाथ में जो मोबाइल है वो क्या है, फिक्स एसेट है। लेकिन आप जो कान में ईयरफोन लगाते हो, है ना, वो क्या है, आपका करंट एसेट है। क्योंकि नॉर्मली ईयरफोन 1 साल से जल्दी खराब ही हो जाता है। अब आप कहोगे मेरा ब्रांडेड है, ज़्यादा वारंटी, तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। नॉर्मली क्या होता है, ईयरफोन आपका 1 साल से कम चलता है, वो क्या हो गया, करंट एसेट। समझ में आ रही बात। अच्छा, और डिटेल में बात करते हैं। अब करंट एसेट में वो भी आता है स्टॉक। आपकी मान लो एक शॉप है, ये क्या है बेटा, ये शॉप है। अब शॉप में आप क्या रखते हो, स्टॉक्स रखते हो। स्टॉक का मतलब माल रखते हो, सामान रखते हो, है ना। तो अब चाहे आप जो भी रखो सामान, वो नॉर्मली कर 1 साल के लिए होता है, आता है बिकता है। आप खरीद के ले आए, फिर बिक गया। आप अपनी दुकान में मोबाइल बेच रहे हो, टीवी बेच रहे हो, कंप्यूटर बेच रहे हो, मार्कर बेच रहे हो, डस्टर बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, वो आया बिक गया। तो स्टॉक भी आपका क्या हो जाता है, करंट एसेट्स में आता है। क्यों, क्योंकि बेटा वो नॉर्मली 1 साल के लिए तो होता है, मतलब बिकता जाता है आता जाता है, बिकता जाता है आता जाता है। तो इसलिए स्टॉक को भी हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी करंट एसेट बोलते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी है, याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, पहली चीज़। और क्या होता है, जो फिक्स एसेट पर होता है। और तीसरी चीज़ रखना, इसका नेचर होता है नॉन रिकरिंग। किस नेचर का होता है बेटा, ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कभी कभी होता है, बार बार नहीं होता है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा क्या होता है, रिकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता है। अब नॉन रिकरिंग कैसे, बिल्डिंग अब रोज रोज तो खरीदोगे नहीं,
फर्नीचर डेली खरीदोगे नहीं, मोबाइल, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन ये सब डेली खरीदोगे नहीं, वाइट बोर्ड तो बार बार खरीदोगे नहीं, मतलब एक साल में कई बार तो लोगे नहीं। तो नॉर्मली आपने एक बार फर्नीचर ले लिया, 2-4 साल की फुर्सत हो गई, तो वो सारे खर्चे क्या होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। आपने फर्नीचर खरीदा, क्या हो गया बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात। आपने बिल्डिंग खरीदी, क्या हो गया बेटा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपने मान लो मोबाइल खरीदा, क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने मशीन खरीदी, क्या हो गया बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कार ली, बुलेट ली, बाइक ली, कुछ भी खरीदा, सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इसमें क्या आएगा आपका, ये रिकरिंग नेचर का होता है। रिकरिंग में आपने स्टॉक्स मार्केट से लेके आए, सामान लेके आए बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, आपका करंट एसेट। आपने ये मान लो मार्कर खरीदा, ये क्या हो गया, करंट एसेट। आप ऐसी कोई भी चीज़ खरीद के ला रहे हो जिसका बेनिफिट 1 साल से कम के लिए मिलता है भाई साहब, वो क्या होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आप ऐसा कोई भी खर्चा करते हो जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, वो क्या होता है, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं क्लियर हुआ हो तो बताओ कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। अब और डिटेल में जाते हैं हम लोग कैपिटल रेवेन्यू में। ये बुकिश लैंग्वेज में तो मैं आपको आराम से समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, रटने वाला काम है। आप समझो क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। इसको एग्जाम्पल रफ करूँ, चलो अब देखो एक चीज़ समझो। और भी क्या होता है कि मान लो आपने कोई सेकेंड हैंड कार खरीदी, कौन सी, सेकेंड हैंड कार। अच्छा सेकेंड हैंड छोड़ो, पहले आप बताओ आपने न्यू कार खरीदी, कार कैसा खर्चा है, पहले ये मुझे बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर आपने कार खरीदी कैसा खर्चा है, सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी बच्चा कार खरीदेगा तो कैसा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रही बात। उसके बाद आपने मान लो एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, ये लिखा तो है, आपने सेकेंड हैंड कार खरीदी, कैसा खर्चा है बताओ, कैपिटल की रेवेन्यू, ध्यान से सोचो, कैसा खर्चा है, कैपिटल ही होगा, याद रखना, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई खरीद तो फिक्स एसेट ही रहे हो ना, चाहे सेकेंड हैंड खरीद के लाओ चाहे फर्स्ट हैंड खरीद के लाओ, वो क्या कंसीडर किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कंसीडर किया जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक। अच्छा एक चीज़ और समझो, अब आपने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, अब मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आपने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, कौन सी कार खरीदी बेटा, सेकेंड हैंड कार खरीदी, ठीक है। अब सेकेंड हैंड कार खरीदने के बाद क्या हुआ कि आपने उसको यूज में नहीं लाया। सेकेंड हैंड कार से लिखा है परचेज सेकेंड हैंड कार 2 लाख रुपीज़, कितने के लिए, 2 लाख रुपीज़ की, एंड रिपेयर्ड रुपीज़ 5,000 बिफोर यूजिंग इट। ध्यान से देखना, अब इस लाइन को जो है हाईलाइट करो, क्या बोल रहा है। सेकेंड हैंड कार खरीदी कितने की, 2 लाख रुपए की। अगर आगे नहीं लिखा है तो कैसा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। अब ये समझो, लिखा है एंड रिपेयर्ड 5,000 बिफोर यूजिंग इट, यूज में लाने से पहले उसमें कुछ रिपेयर कराया, उसकी पेंट कराया, कुछ भी कराया, ये सब, ये 5,000 रुपये कैसा खर्चा आएगा बेटा आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। याद रखना, आप कोई भी सेकेंड हैंड सामान खरीदो, नया हैंड सामान खरीदो, किसी भी तरह का सामान खरीदो, लेकिन अगर इस्तेमाल करने से पहले, यूज़ करने से पहले आप कोई भी खर्चा उसमें लगाते हो, वो क्या कंसीडर होगा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात। लेकिन आप मान लो मेरे पास एक कार पहले से थी, ये मेरी एक कार है, अब हंसना नहीं भाई, यही मेरी कार है, ठीक है। अब ड्राइंग है तो ऐसी क्या कर सकते हैं, ये क्या है, मेरी एक कार है, इस पे देखो आप बैठे हुए हो, ठीक है, ये गाड़ी चला रहे हो, ठीक, टिक 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 गाड़ी चल रही है। तो ये कार है, तो अब इस कार, 2 पहिए कार हो गई यार, 3 4, ये कार है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है इसमें, सेकेंड हैंड, मतलब मेरे पास पहले से कार है, अब इसमें कुछ खराबी आ गई, इंजन में खराबी आ गई, या नॉर्मली मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, 1,000-2,000 खर्चा है, मैंने इसको बनवाया, रिपेयर कराया, रिपेयर कराने में 2,000 रुपये लग गए, कैसा खर्चा, याद रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर यूज़ में लाने से पहले आपने उसको डेंटिंग पेंटिंग कराया, उसको रिपेयर कराया, कुछ भी कराया, कैसा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आपके पास कोई चीज़ पहले से खराब हो गई, उसको रिपेयर कराया, कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझो, यूज़ में लाने से पहले वाली कोई भी चीज़ खर्चा हो कैपिटल है, जो यूज़ में
पहले से मेरे पास क्या होगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लो मेरे छत में पंखा चल रहा है, फ़ैन चल रहा है, अब ये फ़ैन ख़राब हो जाए आज, इसको मैं बनवाऊँगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ कि अगर ये मैं फ़ैन जो मेरे छत पे चल रहा है ख़राब हो गया अभी चलते चलते, इसको जाके मैंने 500 रुपये दे के बनवाया, कैसा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, 1 2 3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कमेंट किया होगा। तो कैसा खर्चा होगा बेटा, ये खर्चा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ये फ़ैन मेरे पास पहले से है, इसको मैंने बनवाया है। समझ में आ रही बात, क्लियर है? आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो, अभी यूज़ करते करते गिर गया हाथ से, ठीक है, गिरेगा नहीं, टेंशन लो। मान लो यूज़ करते करते गिर गया, कैसा खर्चा भाई, सोच के बताओ कैसा खर्चा। मतलब गिर गया तो उसको बनवाने में 1000 रुपये लग गए, उसका टच टूट गया, उसको बनवाने में जो 1000 रुपये लग गए, जो कॉस्ट लग गई, कैसा खर्चा, कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन मोबाइल टूट गया, आपने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे एक नया मोबाइल चाहिए, तो उन्होंने ला के दिया, तो जो नया मोबाइल आया कैसा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में टाइम में कॉन्टैक्ट कर लेना। एक लास्ट चीज़ बताता हूँ, टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया। एक लास्ट चीज़ है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगती आपको रेवेन्यू नेचर की है, लेकिन वो होती कैपिटल नेचर की है। जैसे मान लो आप एक घर बनवा रहे हो, क्या बनवा रहे हो बेटा, बिल्डिंग बनवा रहे हो। बिल्डिंग बनवाने का कैसा खर्चा है सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैसा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिल्डिंग बार बार नहीं बनती, बिल्डिंग किस नेचर की होती है, नॉन रिकरिंग नेचर है। और यहाँ पर क्रिएट क्या हो रहा है बेटा, फिक्स एसेट क्रिएट हो रही है। तो जब फिक्स एसेट क्रिएट होती है और इसका फ़ायदा भी 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, तो ये क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन बिल्डिंग को बनवाने में क्या हो रहा है, आपका ईटा लग रहा है, ब्रिक, सीमेंट, सोल, मिट्टी, ईटा, लेबर भी चाहिए। तो अब ये लेबर जो है बिल्डिंग बनाने के लिए है भाई। लेबर को आप डेली 500 रुपये देते हो, काहे का, वेजेस देते हो, उसको काम करने का। समझ में आ रही बात? सीमेंट आपकी हर 2 दिन पे आ रही है, लद लद के भाई, वो छोटे वाले जो हाथी होते हैं ना आपको, उससे लद के आ रही। ईटा आ रहा है कुछ दिन पे। अब ये बताओ, ईटा, सीमेंट, बालू बार बार आ रहा है, बार बार खर्चा हो रहा है, लेबर को डेली 500 रुपये खर्चे दे रहे हो, कैसा खर्चा, सोच के बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। ध्यान समझना, आप लोग लेबर को 500 रुपये डेली दे रहे हो, या ईटे बालू का पैसा डेली दे रहे हो, हर 5 दिन पे 10 दिन पे बार बार लग रहा है, कैसा नेचर लग रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। लेकिन याद रखना बेटा, जो लेबर को वेजेस दे रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि उससे बन क्या रहा है बेटा, बिल्डिंग, और बिल्डिंग होती क्या है, फिक्स एसेट, और उससे क्रिएट क्या हो रही है, फिक्स एसेट। इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, लेबर को कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात है? ये रेवेन्यू नेचर का, लेकिन इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उस खर्चे से हमारा बन क्या रहा है बेटा, बिल्डिंग बन रही है। सो इट विल बी कंसीडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो रेवेन्यू नेचर की होती हैं, बट हमें लगती है क्या, हमें लगती है वो सॉरी हमें कुछ होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, बट हमें लगती है रेवेन्यू नेचर की। तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप जहाँ तक जितना आपको बताया अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। अब कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ। अब करूँ, चलो अब बताओ, मिस्टर महेश, एक मिस्टर महेश है और परचेजिंग अ न्यू कार, उन्होंने एक न्यू कार खरीदी है 5 लाख रुपीज़ की। तो अगर किसी ने न्यू कार खरीदी है, कैसा खर्चा होगा बेटा, वो जल्दी बोलो, 1 2 3 जल्दी बताओ, कैसी क्या होगा वो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, मेरा एक मान लो फ्रिज था, फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर था, ख़राब हो गया, उसको बनवाने में 2000 रुपये लगे, ख़राब हो गया, आया मैकेनिक बना के चला गया, कैसा खर्चा, जल्दी बताओ। रिपेयर कराया, पहले से था, कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड। अच्छा, मान लो कि जो है आपके सर के बाल काट दिए गए, आप सर के बाल अपने जाके कटवा रहे हो, कैसा खर्चा, सोच के बताओ। हालांकि ये लिख के नहीं आएगा, फालतू बात है, लेकिन तब भी सोच लो कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों, ये बाल बार बार कटवाते हो ना यार, ज़िंदगी भर खुद रखे रहोगे। समझ में आ रही बात? अच्छा, आपने अपने लिए कपड़े खरीदे, कैसा खर्चा, सोच के बताओ।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि बार बार खरीदता है ना आदमी। अब एक कपड़ा ले लिया 5 साल थोड़ी चलेगा, समझ में आ रही बात। अच्छा, आपने कंप्यूटर खरीदा, कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एनुअल वाइट वॉशिंग कराया, आप मतलब हर साल अपने जो भी आपका ऑफिस है उसकी पेंटिंग कराते हो, हर साल कराते हो, कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान देना, हर साल, एक साल में एक ही बार होता है, लेकिन हर साल एवरी ईयर होता है, कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने फर्नीचर खरीद लिया, कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कोई भी सामान खरीदा दोबारा रीसेल करने के लिए, कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि वो आप रीसेल करने वाला जो होता है वो स्टॉक के अंदर कंसीडर किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे जितने भी खर्चे होंगे इसको आप प्रिपेयर करोगे और वो सब करके इसमें जाएंगे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। लेकिन आप यूज़ में लाने से पहले कोई भी खर्चा करोगे वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एक सेकेंड हैंड वैन खरीदी, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराने में 1000 रुपये लग गया, तो वो कैसा खर्चा हो गया बेटा आपका? कैसा खर्चा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि यूज़ में लाने से पहले हो गया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब बुकिश लैंग्वेज में देख लो क्या लिखा है। लिखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स वही जो बताया थी देर तक, एक्सपेंडिचर विच विल प्रोवाइड बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर विच विल प्रोवाइड बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, जिसका फायदा हमें ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड मिलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। फिर है दूसरा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज एग्जॉस्टेड विद इन द करेंट ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा वो खर्चा होता है जिसका बेनिफिट हमें विद इन विच इज एग्जॉस्टेड विद इन द करेंट ईयर, जिसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर के लिए मिलता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। क्लियर है भाई कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब एक इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यही बताता हूँ, देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, बच्चे अक्सर नोट्स के लिए पूछते हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप जाके सर्च करो कि लिखना वहाँ पर कि कॉमर्शियल स्टडीज़ क्लास 10th ICSE नोट्स A1 कोचिंग, आप लिख देना सर्च पे, आपको नोट्स सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप लोग नोट्स चाहते हो PDF फॉर्म में, इस साल का न्यू एकदम, जिसमें आपको आप चाहिए तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल रही है, जिसके लिए आपको पर चैप्टर पे करने होंगे 15 रुपीज़। ठीक है, उसको हम लोगों ने बहुत कम अमाउंट रखा है, बट पेड है, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगा है, तो इसलिए उसमें एफर्ट लगा है, उसको लिखवाया गया है, तो इसलिए वो 15 रुपीज़ पर आपको चैप्टर पड़ेगा। एक चैप्टर में 15 रुपीज़, उसमें आपको नोट्स तो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मिलेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको मिलेंगे MCQs प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और जो सैम्पल पेपर वगैरह उन सारे के बारे में भी आपको एक आइडिया दे दिया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पर। अदरवाइज आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हो जो पुराना अपलोडेड है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सेम काम वो भी करेगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखो, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ गए। ठीक है, अगला है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जी समझो, डेफर्ड रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जिसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिले। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जिसका बेनिफिट 1 साल से कम के लिए मिले। अब ये क्या है? डेफर्ड क्या है? तो डेफर्ड का मतलब होता है जिसका बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसका फायदा 1 साल से ज़्यादा के लिए मिले, वो क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपके मन में आ रहा हो सर यही तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी था, तो अब ध्यान से समझना। देखो, जिसका फायदा 1 साल से ज़्यादा के लिए मिले वो है आपका क्या? वो आपका है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, वो फिक्स एसेट की वजह से नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ध्यान समझना। मतलब जिसका फायदा 1 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, लेकिन फिक्स एसेट की वजह से मिलता है, फिक्स एसेट की वजह से मिलता है, वो क्या होता है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जिसका फायदा 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, लेकिन वो फिक्स एसेट की वजह से नहीं होता है बल्कि किसी और वजह से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर वो और वजह होती क्या है? बेटा उसको याद रखना, और वजह में आता है सबसे पहला रीज़न होता है हैवी एडवर्टाइजिंग, हैवी एडवर्टाइजमेंट। तो आपने हैवी एडवर्टाइजमेंट कर दी, मतलब
आप 2-2 हज़ार कराते तो आपने 2 लाख की एडवर्टीजमेंट कर दी, 5 लाख की, करोड़ों की एडवर्टीजमेंट कर दी। तो अगर आप हैवी एडवर्टीजमेंट कर देते हो, वो किस में कंसीडर किया जाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जाना तो बहुत बड़ी डिटेल में, लेकिन आपको सिलेबस पे इतना ही पता होना चाहिए कि हैवी एडवर्टीजमेंट कहाँ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बस इतना याद रखना, ठीक है। MCQ में आएगा या उसमें आएगा क्वेश्चन में, तो आपको लिखना पड़ेगा। उसके अलावा बिजनेस को शिफ्ट कर दिया मोर कन्वीनियंट प्लेस पे, बिजनेस ऐसे लिख लो, शिफ्ट टू मोर कन्वीनियंट प्लेस। मतलब भाई मान लो मेरी जगह है, मैं इलाहाबाद प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, करेली में, तो मुझे लगा मैंने अपनी कोचिंग को शिफ्ट कर दिया सिविल लाइंस में। सिविल लाइंस एक थोड़ा सा फेमस एरिया है, तो मैंने यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अब जब बिज़नेस मैंने शिफ्ट किया तो वहाँ पे खर्चा लगा होगा, लेकिन उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए मिल रहा है। समझ में आ रही बात? मतलब मैंने एक बार शिफ्ट किया, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे 1 साल से ज़्यादा मिलता चला जा रहा है, तो वो भी किस में आएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। समझ में आ रही बात? रिसर्च एक्सपेंसेस, रिसर्च का मतलब होता है आपने कोई रिसर्च पे पैसा खर्चा किया है ना, जिसका फ़ायदा आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए मिल रहा है, वो भी किस में जाएगा? वो भी आपका बेटा कंसीडर होगा, वो भी आपको कंसीडर होगा किसमें? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। क्लियर है? हाँ कि ना? उसके अलावा एक याद कर लो, हैवी रिपेयर्स। हैवी रिपेयर्स भी अगर होगा इस तरह का वर्ड, तो वो भी किस में जाएगा बेटा? आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। 2 टॉपिक है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, उसको भी बताता हूँ, चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इसमें कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस आपको सिलेबस का पार्ट नहीं, तो आपको नहीं करना है, बस यहीं तक आपको करना है, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था? ऐसा खर्चा जो कभी कभी होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट यानी कि इनकम, रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? इनकम। तो कैपिटल रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट जो कभी कभी होती है, जो कभी कभी होती है, तो वो क्या होती है बेटा? वो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो बार बार होती है, वो क्या होती है? रिकरिंग नेचर की होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? इतनी बात समझ में आ रही है? तो रिकरिंग रिसिप्ट वो रिसिप्ट जो कभी कभी होती है, और जो कैपिटल रिसिप्ट वो जो कभी कभी होती है, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो बार बार होती है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो कैपिटल रिसिप्ट में सुन लो क्या लिखा है। कैपिटल रिसिप्ट रिफर्स टू, स्क्रीन पे आ रहा हो देखो, रिफर्स टू द रिसिप्ट ऑफ अ नॉन रिकरिंग नेचर सच एज एडिशनल कैपिटल फ्रॉम ओनर्स, लोन रेज्ड बाय द फर्म एंड मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट आर द रिसिप्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड और ऑफ अ रिकरिंग नेचर। तो कोई रिकरिंग नेचर की होती है, और जिसमें आपको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी आप बिजनेस करते हो उसको बेच के जो पैसा मिलता है, वो क्या होता है? आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट। लेकिन जबकि ये नॉन रिकरिंग रिसिप्ट होती है, जो कि कभी कभी आपको मिलती है। जैसे आपने मान लो कोई आपकी फिक्स एसेट थी, फर्नीचर था, आपने फर्नीचर पुराना रखा था, आपने उसको बेच दिया, सेल ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर को बेच दिया, कैसी रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आ रही बात? अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी वो रिसिप्ट होती है जो बार बार होती है। मतलब जैसे आपने सेल करा, भाई मेरा बिजनेस मार्कर बेचने का, तो मैंने मार्कर बेचा, मुझे पैसा मिला, तो कैसी रिसिप्ट हो गई? रेवेन्यू रिसिप्ट। आपने शेयर इशू किया, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। या आपने बैंक लोन लिया लॉन्ग टर्म के लिए, बैंक लोन लिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सब रिसिप्ट कैसी होगी बेटा? कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि बैंक लोन आप बार बार नहीं लोगे, शेयर आप बार बार इशू नहीं करोगे, डिवेंचर्स आप बार बार इशू नहीं करोगे। अब शेयर डिवेंचर आपको नहीं पता है अगर, तो अभी आने वाले चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये सब बार बार इशू नहीं करोगे, सब क्या? आपकी कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है बेटा? जो कभी कभी हो, मतलब जो आपको रेगुलर बेसिस पे होती है। सेल्स हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट बार बार मिलता रहता है, साल में 1-2 बार। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिल रही है, तो ये भी क्या हो गया आपका बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ में आ रही बात? तो कुछ चीज़ें कैपिटल रिसिप्ट में जाती है, कुछ चीज़ें रेवेन्यू रिसिप्ट में जाती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स होता क्या है? तो फाइनल अकाउंट्स में हम लोग 3 चीज़ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 3 चीज़ पता करते हैं बेटा फाइनल अकाउंट्स से।
हेल्प से हमें क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ये हम पता करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए तो हम लोग क्या निकालते हैं, 3 चीज़ निकालते हैं। पहला होता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, अभी बताऊँगा सबका मतलब बताऊँगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा हम लोग लास्ट बनाते हैं बेटा, वो होती है बैलेंस शीट। क्या होती है, बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम लोग पता करते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर। अब ये फाइनल अकाउंट्स होता है क्या, फाइनल अकाउंट्स का मतलब ये होता है बेटा कि बिजनेस में आप लोग पूरा साल चलता है, आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। जैसे नया साल आता है ना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है, उसी तरह अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जैसे हमारा कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होता है बेटा, 31 दिसंबर को। उसी तरह अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। मान लो 1 अप्रैल 2023 को कोई अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है तो 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। तो इस जो मान लो हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं बेटा, हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, फर्नीचर करते हैं या बड़े अंबानी वगैरह, रिलायंस कंपनी है, टाटा बिरला, कोई भी है, कोई भी बिजनेस है, तो बिजनेस करते हैं। तो 1 साल में इस अकाउंटिंग पीरियड में हमारे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन होते हैं, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं। कुछ पैसे आते हैं, कुछ पैसे जाते हैं। भाई हम लोग बिजनेस करते हैं तो कुछ पैसा आएगा, कुछ पैसा जाएगा, ये बेसिक सी बात है, समझ में आ रही बात। अच्छा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं। अब जब साल में हमारे कुछ खर्चे होते हैं वो हम लोग करते हैं, कुछ हमारी इनकम होती है, EXP यानी कि एक्सपेंस होते हैं, कुछ हमारी इनकम होती है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग देखते हैं कि बिजनेस में हमें हमारे खर्चे ज़्यादा हुए कि इनकम हुई। अगर हमारे खर्चे ज़्यादा होते तो हमें लॉस होता है, इनकम कम होती, और अगर इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है तो यानी कि हमारा प्रॉफिट होता है। समझ में आ रही बात। तो इसी सब चीज़ को कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हैं। यानी कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इसको पता करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम आपको ये 10 से 12 मार्क्स का देखने को मिलेगा। 10 तो मतलब कंफर्म है, आप 12 मान के चलो, 12 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। मैं भी सोचता 13 MCQ भी आ गया तो ठीक है, तो 13 नंबर आपका इस चैप्टर से कहीं नहीं गया है। एक तो आपको 10 नंबर का फुल फ्लेश क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिकल वाला, और बाकी 2 नंबर की थ्योरी और 1 नंबर का MCQ आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों ने लास्ट 10 ईयर्स में देखे हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ इतना तो समझ में आ गया होगा कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है। अब फाइनल अकाउंट हम लोग बात करते हैं एक एक करके, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और बैलेंस शीट क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, इसको रफ करें। चलो, तो अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है। ठीक है, अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट का मसला क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट बता रहा हूँ, फिर समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट देखो बनता कैसे, ये है आपका बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर लिखते हो पार्टिकुलर, यहाँ पर क्या लिखते हो बेटा, आप लोग अमाउंट लिखते हो। ठीक है, फिर आप लोग क्या लिखते हो बेटा, यहाँ पर पार्टिकुलर, और फिर आप लोग यहाँ पर क्या लिखते हो, अमाउंट लिखते हो। ठीक है, एक साइड आपकी डेबिट साइड होती है और एक साइड क्या होती है बेटा, क्रेडिट साइड होती है। अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पे हम लोग क्या पता कर रहे हैं, बता रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हमें मालूम है क्या मालूम चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हमें मालूम चलता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मालूम चलता है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर हमें क्या मालूम चलता है, ग्रॉस लॉस मालूम चलता है। क्या मालूम चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम चलता है। अब आप सोच रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है, अच्छा बताता हूँ अभी। देखो, और देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे दूसरा वाला कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प से हमें मालूम क्या मालूम चलता है, मालूम है हमें मालूम चलता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, समझना, बैलेंस शीट की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से हमें क्या मालूम चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें क्या मालूम चलता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या है, पहले ये समझ लो, फिर हम लोग आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताता है। ठीक, तो अब ये होता क्या है, मान लो मैं क्या करता हूँ भाई, बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोचिंग है मेरी, कोचिंग का नाम क्या है भाई, अपनी A1 कोचिंग। तो हम लोग की अपनी कोचिंग का नाम क्या है भाई, A1 कोचिंग। अब मान लो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, 50 बच्चों को पढ़ाता हूँ, मान लो 50 बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। अब 50 बच्चों से मान लो मैं 2000 रुपये एक बच्चे का लेता हूँ, तो मेरे पास 1 लाख रुपीज़ आ जाते हैं। ठीक है, मंथ के एंड में मान लो 1 लाख रुपये मेरी आ गए पैसे। अब 1 लाख रुपये मैंने महीने में कमाया। अब भाई मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, लेकिन इंग्लिश के टीचर मान लो दूसरे आते हैं। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर के टीचर दूसरे आते हैं। ठीक है, और रेंट भी मैं देता हूँ। तो जो मैंने कितना रुपये कमाया, 1 लाख रुपए। तो जो बिजनेस में मुझसे 50 बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चों का बेटा यहाँ पे लिख दूँ मैं, 50 स्टूडेंट्स का
मैं कितना रुपए कमाता हूँ, 1 लाख रुपए कमाता हूँ। ये मालूम मेरा क्या है, ये मेरा है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है बेटा मेरा? ग्रॉस प्रॉफिट है। मतलब 50 बच्चे पढ़ते हैं, 1 लाख रुपए आता है, ये मेरा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो नेट प्रॉफिट समझ में आएगा तो अपने आप ग्रॉस प्रॉफिट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब 50 बच्चों में मैं लेस करता हूँ 1 लाख रुपए में, मैं इंग्लिश टीचर जो होते हैं, इंग्लिश के टीचर को मैं मान लो 5000 रुपीज़ दे देता हूँ, ठीक है। फिर मैं कंप्यूटर वाले सर को 5000 रुपीज़ दे देता हूँ, ठीक है। अब जिस जगह पर मैं मान लो मैं कोचिंग चला रहा हूँ वो मेरा रेंट है, मैंने कहा भाई मैं रेंट दे देता हूँ 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब ये बात समझ में आ रही है। अब ये बताओ मेरा प्रॉफिट पहले कितना था? 1 लाख रुपए। तो जो टोटल प्रॉफिट आया तो वो क्या था? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अब इन लोग को मैंने नहीं निकाला था, मैंने इंग्लिश वाले टीचर को पैसा दिया, कंप्यूटर वाले को दिया, रेंट का पैसा दिया। तो जब मैंने 20, 25, 30 रुपये, टोटल कितना हो गया जोड़ के? 30,000। तो ये 30,000 मैंने 1 लाख में लेस किया तो मेरा अब एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा? 70,000। और ये जो 70,000 आ रहा है ये हमारा क्या बेटा? ये हमारा है बेटा नेट प्रॉफिट। क्या है ये? हमारा नेट प्रॉफिट। कुछ बात समझ में आ रही है? यानी कि जो हम लोग टोटल पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, जो टोटल रेवेन्यू कमाते हैं वो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जब अपने इनडायरेक्ट खर्चे यानी कि इंग्लिश की टीचर, कंप्यूटर टीचर, रेंट, ये सब का खर्चा देना था, जब इनको दे दिया, उसको देने के बाद जो पैसा बचा वो हमारा क्या होता है बच्चा? वो हमारा होता है नेट प्रॉफिट। आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और तब भी कोई मन में डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। अच्छा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट समझ में आ गया तो इसका अपोजिट होगा, वाइस वर्सा क्या होगा? ग्रॉस लॉस या नेट लॉस होगा। समझ में आ रही बात? मान लो लॉस हुआ एक 10,000 रुपए का, अभी आपने और इनडायरेक्ट खर्चे नहीं जोड़ेंगे तो ग्रॉस लॉस हमारा क्या हो जाएगा? नेट लॉस हमारा क्या होगा? और बढ़ जाएगा। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट में उल्टा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रही बात? कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है ना, कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है। तो जो ये वाला प्रॉफिट निकालते हैं उसके लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट वाला निकालते हैं उसके लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ बताओ जल्दी से। क्लियर है? ठीक है भाई, चलो तो याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। ठीक, अब इसको मैं रफ करूँ, स्क्रीनशॉट लेना है? ले लिया? इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। ठीक है भाई, चलो रफ करा जाए। चलो इसको रफ करते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से भाई। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग बनाएंगे, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक, 3 चीज़ें पता करनी है हमें, ट्रेडिंग, प्रॉफिट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले आपको। आज मैं आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दूंगा इस चैप्टर का, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे। ठीक है, हालांकि पुराने वीडियो अपलोडेड है, लाइव भी मैंने लिया था वो भी अपलोडेड है, आप लोग चाहो तो वो भी जाके पढ़ सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बाकी आप चाहो तो ऐसे भी कर लो, आप चाहो तो वैसे भी कर लो। ठीक, अब एक चीज़ देखो, हम लोग एक फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। एक्चुअल में क्वेश्चन में ना ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एक में ही बनता है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे बना लिया। ठीक है भैया, ये ऐसे हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर, फिर यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? अमाउंट। एक साइड हमारी होती है क्रेडिट साइड, एक साइड होती है हमारी डेबिट साइड। अभी आप बहुत डिटेल में मत जाओ, 11वीं क्लास में डेबिट क्रेडिट अच्छे से सीखोगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो डेबिट क्रेडिट के बारे में कि आपको इस चैप्टर में जितने भी खर्चे हैं, जितने भी एक्सपेंस है, क्या है? एक्सपेंस यानी कि खर्चे। तो ऑल एक्सपेंस आप लोग कहाँ लिखोगे? जितने भी खर्चे आपको दिखेंगे डेबिट साइड में लिख देना, जितनी इनकम होगी क्रेडिट साइड में लिख देना। अब एक्सपेंस किस तरह के? सर बेटा आपने कोई चीज़ परचेज करी, परचेज करोगे तो खर्चा होगा, तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। आपने कोई चीज़ बेची तो इनकम हुई, पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड में लिखना, पैसा जाएगा तो डेबिट साइड में लिखना। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, अब लोग बात करते हैं पहले ट्रेडिंग की। हम लोग क्या निकालेंगे? पहले ट्रेडिंग से क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग से क्या मालूम चलता है बेटा हमें? ट्रेडिंग से बेटा हमें मालूम चलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेट में देखो होता है क्या बच्चा, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि अब आपको इस तरह से दिया रहेगा तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर जितने भी खर्चे होंगे, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल कौन से? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी आपके डायरेक्ट खर्चे होंगे वो आप यहाँ लिखोगे। अब सोच रहे हो डायरेक्ट खर्चा क्या है, अभी बताता हूँ। ठीक, और जितनी भी ऑल डायरेक्ट इनकम वो कहाँ लिखोगे बेटा? वो आप लोग इधर साइड लिखोगे। जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे डेबिट साइड में लिख देना, जितने भी आपकी डायरेक्ट इनकम होगी वो कहाँ लिख दोगे? क्रेडिट साइड में लिख दोगे। ठीक है, अब समझो डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है भाई साहब। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है और डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब बेटा ये होता है, जैसे मान लो
मैं मान लो भाई कोचिंग, हम लोग बिज़नेस का एग्जांपल लेते हैं, हमारा बिज़नेस है फर्नीचर का, भाई फर्नीचर बनाते हैं, सोफ़ा बेड ये सब बना के बेचते हैं, ठीक। अब फर्नीचर बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री मतलब कोई जगह चाहिए जहाँ पर भाई फर्नीचर बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने के लिए और क्या, सनमाइका वगैरह चाहिए और लेबर चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात, मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली ज़रूरत पड़ती है ना। लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए, लेबर तो मस्ट चाहिए ही चाहिए ना। तो लेबर क्या बेटा, ये सब क्या आपके डायरेक्ट खर्चे, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। समझ में आ रही बात, अभी और समझाता हूँ, देखो समझो, डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। अभी देखो एग्जांपल देता हूँ, ये हमारा फर्नीचर, ये हमारी फैक्ट्री, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं। लेकिन अब जो फर्नीचर जहाँ बनता है, जहाँ फैक्ट्री है, वहाँ पर हमने 2 गार्ड रखे हुए हैं। कितने गार्ड रखे, 2 गार्ड रखे हैं, उनको सैलरी देते हैं। गार्ड मतलब गेट कीपर आप मान लो, ठीक है, वॉचमैन मान लो, तो वो बाहर बैठे रहते हैं। क्या वॉचमैन आके फर्नीचर बना रहा है बेटा, नहीं बना रहा है, लेकिन वॉचमैन को सैलरी दे रहे हैं ना। तो जो गार्ड को या वॉचमैन को सैलरी दे रहे हो, वो कैसा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। वॉचमैन को या गार्ड को जो खर्चा दे रहे हो कैसा खर्चा है बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जो लेबर को दे रहे हो ना, वो कैसा खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्यों, जो लेबर है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है किसमें, फर्नीचर बनाने में, लेकिन गार्ड इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अब देखो फैक्ट्री यानी कि जहाँ पर आपका फर्नीचर बनता है, तो वो क्या आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ऑफिस का खर्चा दे रहे हो, भाई फर्नीचर बनाते हो फैक्ट्री में, लेकिन उसको सजा के कहाँ रखते हो, अपने शोरूम में। तो जो ये ऑफिस का किराया दे रहे हो, वो कैसा खर्चा है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जो आप फैक्ट्री का खर्चा दे रहे हो बेटा, वो कैसा एक्सपेंस है, वो बच्चा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कहने का मतलब, जब आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो किसी भी चीज़ में, तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और जब आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो, वो क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मान लो अब एक मैनेजर आपने रखा हुआ है, वो फैक्ट्री में देखता है, भाई मैनेजर काम क्या है, देखना कि फैक्ट्री में सही से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो वो आके देखता है, तो क्या मैनेजर फर्नीचर बनाता है अपने हाथों से, वो तो भाई मेज पे कुर्सी में से बैठा है मस्त कोट पैंट पहन के, क्या जो मैनेजर है बना रहा है, नहीं बना रहा है। तो मैनेजर को सैलरी तो दे रहे हो ना, जबकि मैनेजर लेबर से भी ज़्यादा सैलरी पा रहा है, खर्चा तो हो रहा है। तो मैनेजर कैसा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कहने का मतलब, जब जो खर्चा इस पे होगा फर्नीचर की वजह से, वो कैसा है, डायरेक्ट खर्चा। मान लो फर्नीचर के लिए आप कोई सामान मंगाए, तो उसके लिए कैरेज लगा, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली खर्चा हो रहा है सामान बनाने पे। अगर आउटवर्ड आएगा, यानी कि कोई और चीज़ के लिए खर्चा किराया लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। समझ में आ रही बात। उसी तरह आपकी डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम भी होती है। इसको रफ करूँ, ठीक है। तो अच्छा, आप देखो डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम में क्या फ़र्क है भाई। हम लोग क्या करते हैं भाई, फर्नीचर बना के बेचते हैं, तो फर्नीचर को बेच के क्या करेंगे, सेल्स होगी। तो फर्नीचर को बेच के जो पैसा आएगा, वो कैसी इनकम होगी, डायरेक्ट इनकम। फर्नीचर को बेचकर जैसा पैसा आएगा, वो कैसी इनकम होगी, डायरेक्ट इनकम। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है बेटा, इनडायरेक्ट का मतलब कहीं से कमीशन मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया बेटा, कमीशन मिल गया, या कोई पुरानी एसेट्स थी उसको बेच के पैसा आ गया, है ना, कहीं से रेंट रिसीव्ड हो गया। ये सब चीज़ें क्या है बेटा, आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। कहीं से इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया था हम लोगों ने, तो इन्वेस्टमेंट का कुछ पैसा मिल गया, तो वो क्या होगी, आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। बट डायरेक्ट इनकम क्या होती है, जो सामान बना रहे हो, क्या बना रहे थे, फर्नीचर, तो डायरेक्ट इनकम। मान लो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को पढ़ा के जो मुझे फीस मिलती है, वो डायरेक्ट इनकम है। लेकिन मैंने कहीं पे कोई मकान किराए पे दे रखा है, अपना किराया मिलता है, रेंट मिलता है, कैसी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। कैसी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो उम्मीद करता हूँ डायरेक्ट खर्चा डायरेक्ट इनकम समझ में आ गया होगा, इनडायरेक्ट खर्चा इनडायरेक्ट इनकम भी समझ में आ गया होगा। जो डायरेक्टली सामान बनाने में नहीं लग रहा है, सामान को बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे इंजीनियर, मैनेजर, लेकिन इन लोगों की जरूरत पड़ती है। मिस्त्री है, मिस्त्री समझते हो, लेबर है, वो सब घर बना रहा है, लेकिन अब ठेकेदार खड़ा हुआ है, तो जो उसको जो हम लोग पैसा तो देते हैं ना, लेकिन क्या वो बनाता है सामान, बिल्डर सामान बनाता है, नहीं बनाता, लेकिन उसको पैसा देना पड़ रहा है। मैनेजर सामान नहीं बना रहा, मैनेजर को सैलरी देनी पड़ रही है। वॉचमैन काम नहीं कर, बाहर खड़ा है, सामान नहीं बना रहा, लेकिन उसको सैलरी देनी पड़ रही है। तो सब कैसे, आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं। समझ में आई बात। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको रफ करूँ, चलो अब देखो इसमें क्या करना है। जितने भी डायरेक्ट खर्चे रहेंगे वो आप इधर लिखो, जितनी डायरेक्ट इनकम रहेगी यहाँ लिखोगे। मान लेते हैं हमारे डायरेक्ट खर्चे जो थे 1 लाख रुपीज़ थे। कितने थे बेटा, 1 लाख रुपए का हमारा डायरेक्ट खर्चा था। डायरेक्ट इनकम क्या होती है, मान लो 1,50,000 रुपीज़ की हमारी क्या थी, डायरेक्ट इनकम थी। अब ये बताओ ज़्यादा किधर, डायरेक्ट खर्चा ज़्यादा है कि डायरेक्ट इनकम ज़्यादा है।
तो ज़्यादा क्या बेटा हमारा इनकम ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? इनकम ज़्यादा है। तो आप लोग क्या करोगे, दोनों तरफ ऐसे 2 लाइन लिखोगे। अच्छा, डायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट इनकम नहीं देगा, वहाँ पर कुछ आइटम दिए रहेंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, अलग अलग तरह के खर्चे दिए रहेंगे। तो आप यहाँ पे सारे खर्चे लिख लेना। अलग अलग तरह की इनकम दी रहेगी, इसमें डायरेक्ट इनकम में तो खाली सेल्स देगा, तो वो दिया रहेगा, यहाँ पे लिख लेना। लिखने के बाद आप लोग टैली करना, जिधर ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनो, जिधर ज़्यादा होगा वो दोनों तरफ लिख देना, समझना बात को। 1,50,000 इधर, ज़्यादा वाला किधर है? इधर वाला कि इधर वाला? इधर वाला। तो यही वाला अमाउंट इधर भी लिखोगे, ठीक। आप सोच रहे हो सर ज़्यादा वाला है दोनों तरफ क्यों लिखेंगे, तो एक चीज़ समझो। अब ये बताओ, इनकम ज़्यादा हुई खर्चे, तो इनकम ज़्यादा हुई, इनकम कितनी है? 1.5 लाख रुपए। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है मुझे? 50,000 का। खर्चा कितना था मेरा? 1 लाख। इनकम कितनी मेरी? 1.5 लाख। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000। तो यहाँ पर लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? 50,000 का। तो जो प्रॉफिट हुआ है ना, वही वाला प्रॉफिट यहाँ पर लिख दो, टू ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पर? आगे लिखोगे ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही बात? तो आप लोग क्या करोगे, जितने भी ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ करने के बाद लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू, अरे यार, इनटू P&L अकाउंट। P&L, कैपिटल अकाउंट नहीं, P&L अकाउंट। कहाँ लिखोगे? P&L का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई अब ट्रेडिंग बन गया, तो अब क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप इतना काम करने के बाद जो यहाँ पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ये वाला, अब इसको आप आगे लाओगे। भाई प्रॉफिट कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में। खर्चा कहाँ लिखा है? डेबिट साइड में। तो यहाँ पर ज़्यादा वाला दोनों तरफ लिखा, जितना ज़्यादा था वो यहाँ पर लिख दिया। अब इसको आगे करो, तो यहाँ पर लाओगे, तो यहाँ पर लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 रुपीज़। अब मेरी बात को समझना कि आपने ये लिख लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे वो यहाँ लिखोगे, जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी वो यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भाई फिर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखा जाता है, आपको मैनेजर की सैलरी, ऑफिस की लाइट वगैरह यहाँ दिएगा। फैक्ट्री की लाइट का खर्चा होगा डायरेक्ट में लिखना, ऑफिस की लाइट का खर्चा होगा इनडायरेक्ट में लिखना। तो ऐसे लिख देना जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। मान लो इनडायरेक्ट खर्चे आपके 30,000 रुपीज़ है। कितने हैं? 30,000 रुपीज़। और यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय इनडायरेक्ट इनकम। मान लेते हैं आपकी इनडायरेक्ट इनकम जो बेटा 10,000 रुपीज़ है। कितनी है? 10,000 रुपीज़ है। कोई तकलीफ, कोई परेशानी है यहाँ तक? नहीं है। अच्छा, इतना कर लिया आप लोगों ने। अब आप लोग क्या करोगे भाई? इनडायरेक्ट खर्चे लिख दिया आपने इनडायरेक्ट इनकम लिख दी। अब यहाँ से फिर आप लोग क्या करोगे? अच्छा, जहाँ तक ज़रूरत हो उतना ही बड़ा बनाना, ठीक। फिर यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, ज़्यादा किधर है? इधर है। 50,000 इधर है, 10,000 इधर। मैं 50 और 10 मिला कितना हो गया? 60,000। और इधर कितना है बेटा? 30,000। ये बात समझ में आ रही है? तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 50,000 रुपीज़। अब आपके 30,000 रुपये इनडायरेक्ट खर्चे थे और 10,000 रुपये इनकम आई, कहीं से कमीशन वगैरह। अब ये बताओ, अब ज़्यादा किधर है? इधर किधर? तो इधर दोनों मिला के 60,000 था। तो ज़्यादा वाला मैंने क्या किया? दोनों तरफ लिख दिया। अरे 60 यहाँ भी लिखो। ज़्यादा वाला मैंने क्या किया? दोनों तरफ लिख दिया। अब ये बताओ मुझे कि कितने का प्रॉफिट हुआ? भाई इधर ज़्यादा अभी भी आ रहा है, लेकिन पहले 50 आ रहा था, अब कितना आ रहा है? 60 में 30 है, कितना बचा? 30,000। तो आप यहाँ पर लिखोगे टू नेट प्रॉफिट 30,000। भाई 60 में 30 माइनस कर दो, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू बैलेंस शीट। कहाँ ट्रांसफर करोगे बेटा? बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दोगे। अब बैलेंस शीट क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब एक चीज़ का ध्यान दो, अब इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। तो ये नेट प्रॉफिट कितना है यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। नेट प्रॉफिट बेटा जो हमारा आया है वो आया है 30,000 रुपये, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। इसको रफ करूँ? स्क्रीनशॉट लेना है? ले लो। नहीं लेना? चलो कोई बात नहीं, नहीं लेना तो इसको रफ करते हैं भाई जल्दी से। हाँ तो चलो जल्दी से बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। देखो बैलेंस शीट में क्या करना है, पहले बैलेंस शीट याद रखना, बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट एक क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, ठीक है। पहले देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है, ठीक है, फिर बताता हूँ बैलेंस शीट होता है क्या। बैलेंस शीट में आप एक तरफ लिखोगे लाइबिलिटीज़, फिर इधर क्या लिखोगे? अमाउंट, फिर इधर क्या लिखोगे? एसेट्स, और फिर क्या लिखोगे बेटा? अमाउंट, ठीक है। ये आपकी क्रेडिट्स। अच्छा, इस पर क्रेडिट डेबिट साइड नहीं होती है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये आपकी बैलेंस शीट हो गई।
अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत से बच्चे नोट्स के लिए बोलते हैं, तो नोट्स के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनको क्लास 10 कॉमर्शियल स्टडीज़ के नोट्स चाहिए तो वो यूट्यूब पे जाके लिखें कॉमर्शियल स्टडीज़ क्लास 10 ICSE नोट्स A1 कोचिंग, मेंशन कर दें ना भी करेंगे, आपको सबसे पहले टॉप पर अपना वीडियो मिलेगा अपने चैनल का, तो उसमें आप जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट आपको वहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप प्रिंटेड नोट चाहते हो, प्रिंटेड नोट का आपको पर चैप्टर, वो पेड है, उसके लिए आपको पे करने होंगे पर चैप्टर 15 रुपीज़। कितने बेटा? 15 रुपीज़ जैसे आपको पे करने होंगे। और इसमें आपको साथ ही साथ इसमें आपको नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और जो इम्पॉर्टेंट MCQs होंगे। देखो MCQ नॉर्मली बेटा रिपीट नहीं होता है, ईमानदारी से आपको मैं बताऊं, बट आपको प्रैक्टिस के लिए MCQs मिल जाएंगे कुछ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर आएगा तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, या कुछ केस क्वेश्चन जो घुमा के होते हैं। नॉर्मली आप लोग पढ़ते हो डिफाइन फाइनल अकाउंट्स, डिफाइन स्टेक होल्डर, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि अब पेपर थोड़ा सा घुमा के आ रहा है। तो अगर आपको ये सब भी चाहिए तो आप ये भी ले सकते हो। पर चैप्टर आपको 15 रुपीज़ जस्ट पे करने होंगे और आपको चैप्टर्स मिलते जाएंगे। आप चाहो तो एक साथ में भी ले सकते हो। कैसे कॉन्टैक्ट करोगे? कॉन्टैक्ट नंबर है 8957250045। तो इसके लिए आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है भाई, रफ करूँ? चल ठीक है। तो अब ये देखो, आपको ये बैलेंस शीट पे वापस आते हैं। बैलेंस शीट में होता क्या है? ये है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या है? तो वो बैलेंस शीट का मतलब होता है कि बिजनेस में हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज़ होती है, कुछ एसेट्स होते हैं। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि रफली दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और एसेट्स, लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जो बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं उधार लेके। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है हम लोग जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं उधार लेके, उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज़। एसेट्स का मतलब होता है जो भी चीज़ें बिजनेस की होती है। क्या क्या? बिल्डिंग, फर्नीचर, जैसा ये बोर्ड भी मेरा क्या है बेटा? एसेट्स है। तो वो सारी चीज़ें जो बिजनेस की है वो क्या है? एसेट्स। लेकिन आप लोगों ने जो किसी से उधार लिया हुआ है, उधार लेके वापस लगाया बिजनेस, वो क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। मतलब जो बिजनेस का सामान है, जैसे एग्जांपल ले लो बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर, है ना, और डेटर्स, और क्या होता है, और इस तरह से डेटर्स, मशीन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, मतलब ये सब क्या है कि आपकी एसेट्स है। तो जितनी भी एसेट्स होंगी वो आप एक तरफ लिखोगे। लाइबिलिटी में क्या लिखोगे? जिसको आपको वापस करना है पैसा। जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब जिसको पैसा वापस करना है, ठीक है। बैंक लोन, ठीक है। कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का मतलब भी कैपिटल भी वापस करना होता है। कैपिटल क्यों वापस करना होता है सर? तो कैपिटल बेटा इसलिए वापस करना होता है कि कैपिटल का मसला क्या है, देखो ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में, लेकिन हम लोग अकाउंटिंग जो कर रहे हो किसकी कर रहे हैं? अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? ध्यान से समझो, बिजनेस की। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। सुनाई दे रहा? ओनर अलग है और बिजनेस आपका अलग है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। अकाउंट्स में जब भी पढ़ोगे तो ओनर अलग, बिजनेस और वो अलग। तो ओनर ने पैसा लगाया, ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में, भाई ये आपका मान लो ओनर है। ये कौन है आपका? ये आपका बिजनेस है। ओनर ने बिजनेस से पैसा लगाया, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो अब बिजनेस की लायबिलिटी है, इस बिजनेस की लायबिलिटी है कि ओनर की कैपिटल वापस करे और साथ ही साथ प्रॉफिट कमा के दे। भाई क्या दे? प्रॉफिट कमा के दे। समझ में आ रही बात? तो अगर प्रॉफिट होगा तो इसी कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ देना। अगर मान लो खुदा ना खास्ता लॉस हुआ तो आप लोग ऐड ना लिख के क्या लिखोगे? नेट लॉस लिख देना यहाँ पर, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट 30,000 हुआ है ना, वो यहाँ पर लिखोगे। अगर मान लो कभी किसी क्वेश्चन में लॉस होगा तो यहाँ पर नेट लॉस लिखोगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो यहाँ पर लिखोगे। और अगर मान लो ड्राइंग करते हो, ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब ये होता है पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालना। आपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, तो अगर ड्राइंग भी करोगे तो लेस करोगे ड्राइंग, जितने रुपए की ड्राइंग लेस करोगे यहाँ पर लिखोगे। और ये सब करने के बाद इधर का बैलेंस, इधर का बैलेंस कभी भी करना, यहाँ का बैलेंस और यहाँ का बैलेंस हमेशा क्या होगा? टैली होगा। अगर टैली नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, सेम नहीं आ रहा है, डैट मीन्स आपने आंसर में कहीं गलती कर दी है। अब इतना कुछ बताने का तो आपको मैं एक बात बताता हूँ पर्सनली, कि आप इस क्वेश्चन को बोर्ड में तभी अटेम्प्ट करना जब आप 100% श्योर होगे कि आपको थ्योरी नहीं आ रही होगी, तो नहीं तो इस क्वेश्चन को मेरी पर्सनल एडवाइस से मत अटेम्प्ट करना। इसलिए मैंने आपको पढ़ा दी ताकि ये ना रहे कि सर ने पढ़ाया नहीं, बट पढ़ाना मेरा काम था, समझा दिया। नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि MCQs वगैरह भी आएंगे। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तभी इस क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं तो हो सके तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत ट्राई करना। ये 11th में काम है, 11th में अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो इतनी उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब करना क्या? ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में आप सारी एसेट एक तरफ लिख लो, लायबिलिटी एक तरफ लिख लो। हम लोग मान लेते हैं हमारी बिल्डिंग है, बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप लोग मान के चलो बिल्डिंग 50,000 की है। फिर आपके पास फर्नीचर है 20,000 रुपये का, बिल्डिंग 50,000 की, फर्नीचर 20,000 का, ठीक है।
मशीनरी है 40,000 रुपये की, फिर डेटर्स है 40,000 रुपये का, ठीक है। ये सब आपकी क्या बेटा एसेट्स है, ठीक। अब मान लो ये 4 चीज़ है, तो इधर टोटल कितना आ रहा है 50, 70, 50, 40, 90, 90, 1,30,000, 1,50,000, 1,50,000 कितना आ रहा भाई 1,50,000। अब इधर देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 1,50,000। अच्छा यहाँ पर आया नहीं है, भी ऐसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। क्योंकि लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर भी आएगा, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना। अब इधर क्या क्या आता है, इधर आता है बेटा क्रेडिटर, यानी कि जो लाइबिलिटी है। क्रेडिटर से मान लो 1,00,000 रुपए के, 1,00,000 ज़्यादा हो गया, मान लो 20,000 रुपए के, ठीक है। फिर आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में आपका बैंक लोन है 20,000 रुपए का, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर आपकी जो कैपिटल है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट यहाँ मत लिखना, कैपिटल का अमाउंट यहाँ पर लिखना। कैपिटल मान लो आपकी है 80,000 रुपीज़ की, कितने की है 80,000 रुपए की, ठीक। अभी आपको यहाँ पर क्या हुआ था नेट प्रॉफिट, क्या हुआ था नेट प्रॉफिट। तो ध्यान से याद रखना, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में जोड़ देना, क्योंकि पार्टनर का फायदा हो रहा है। अगर मान लो नेट लॉस होगा तो नेट लॉस को कैपिटल से लेस कर देना। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर ऐड करो, ऐड नेट प्रॉफिट कितना भैया 30,000 रुपये। 80 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा 1,10,000 रुपये। इसको जोड़ के ऐड करके साथ में लेना क्या कैपिटल और नेट प्रॉफिट। अब इधर जोड़ो कितना आ रहा है 1,10,000, 20 मिला कितना हो 1,50,000। मैंने आपसे क्या बोला था कि 1,50,000 और 1,50,000 हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा। ये तो मैंने अपने हिसाब से कर दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन में बहुत चीज़ें दिए रहेगी, आपको इस तरह सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, फिर आप देखोगे कि हाँ आंसर टैली हो रहा है कि नहीं। अच्छा ये स्टेप मार्क्स होते हैं, अगर मान लो एक आध टैली नहीं भी हुआ तो आपको 10 में से 8-9 नंबर मिलेंगे, स्टेप वाइज मिलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के अलग, P&L के अलग, बैलेंस शीट के अलग। फिर से बता रहा हूँ एक बार, हो सके तो तभी ट्राई करना, नहीं तो मत ट्राई करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना भैया, स्क्रीनशॉट लो। चलो तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट। इसके क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाओ कॉमर्शियल स्टडीज़ 1 शॉट की प्लेलिस्ट देखो, उसमें आपको क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। लाइव सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कराया, उसको भी जाके देखो। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और पूरी वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। पहली चीज है हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो मतलब कॉन्सेप्ट होता है, मतलब कहने का कॉस्ट का मतलब क्या होता है। नॉर्मली कॉस्ट का मतलब समझते हो आप लोग, कॉस्ट का मतलब देखो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे मैंने मान लो ये मार्कर खरीदा, तो भैया मैंने बोला इसकी कॉस्ट क्या है। तो जो प्राइस पे करते हैं हम लोग एज अ बायर, जो प्राइस पे करते हैं वो उसकी क्या होती है कॉस्ट होती है। भाई 25 रुपए का मार्कर, इसकी कॉस्ट कितनी रुपीज है 25 रुपए। बट एग्जैक्ट मीनिंग बताना कॉस्ट की पॉसिबल नहीं है। देखो एज अ बायर मान लो ये है बायर, ठीक है, ये है बायर, इसका नाम है राहुल, ठीक है। और एक एग्जांपल से समझो ये है श्याम, ठीक है। एक है राहुल, एक है श्याम, और ये कौन है सेलर या फिर मान लो प्रोड्यूसर है। कौन है ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो सामान बनाता भी है और बेचता भी है। सपोज मान लो प्रोड्यूसर बना भी रहा है बेच भी रहा है, तो राहुल के लिए कॉस्ट क्या होगी। मान लो ये मार्कर है 25 रुपए का मार्कर था, ठीक है, ये मार्कर था एक कितने रुपीज का था 25 रुपीज का था। तो बायर इसने क्या किया, राहुल ने क्या किया 25 रुपए का ये मार्कर खरीद लिया। तो राहुल ने जो पैसा पे किया, कितने रुपए पे किया 25 रुपीज जो पे किया, वो क्या है वो कॉस्ट है। राहुल के लिए क्या है वो कॉस्ट है। बट अब प्रोड्यूसर के लिए क्या है वो तो सेलिंग प्राइस हुई। समझ में आ रही बात। तो बट प्रोड्यूसर के लिए वो क्या है वो तो सेलिंग प्राइस है ना। कॉस्ट प्राइस क्या हुई प्रोड्यूसर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए मान लो प्रोड्यूसर ने ये मार्कर बनाया, इस मार्कर को बनाने में उससे टोटल जो खर्चा आया वो 15 रुपीज का आया। भाई प्लास्टिक लाया होगा, इंक लाया होगा, सारी चीजें मटेरियल लाया होगा, लेबर को दिया होगा जिसने ये सामान बनाया होगा। पूरा एक मार्कर बनाने में उसकी कॉस्ट कितने रुपए आ रही 15 रुपए आ रही है। तो प्रोड्यूसर की पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट क्या हुई, जितने में उसका प्रोडक्शन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट। लेकिन जो बायर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जो उसने पैसा पे किया, जो प्राइस पे किया उसके लिए वो क्या है कॉस्ट। तो 25 रुपए कॉस्ट क्या है बायर के लिए, 15 रुपए कॉस्ट क्या है प्रोड्यूसर के लिए या फिर सेलर के लिए। समझ में आ रही बात। तो कॉस्ट की अलग अलग मीनिंग है।
भाई मैंने जो पैसा पे किया इस शर्ट को खरीदने के लिए वो मेरे लिए क्या है, कॉस्ट होगी, इसकी कॉस्ट होगी इस शर्ट की। बट जिसने ये शर्ट बनाई उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, जो इसको शर्ट को बनाने में जो पैसा लगा वो क्या आएगी, वो कॉस्ट होगी। समझ में आ रही बात? तो कॉस्ट के अलग अलग मीनिंग है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है और जो बायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, द टर्म कॉस्ट, जो कॉस्ट क्या टर्म है, इसका मतलब क्या है, जनरली मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। जनरली कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन टू एक्वायर समथिंग। मतलब किसी चीज को पाने के लिए, कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज को एक्वायर करने के लिए जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। जनरली सी आपकी मीनिंग है। ठीक है, बट अगर हम लोग एग्जांपल से देखें तो आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो कि टू द प्रोड्यूसर, ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर कॉस्ट में मीन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिकल। ठीक है, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर आप देखोगे तो कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान जो प्रोड्यूस कर रहा हो उसके हिसाब से जो कॉस्ट, जो प्राइस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। मान लो एज अ प्रोड्यूसर आप कोई सामान बनाते हो, आप सामान मान लो ये वॉच बनाते हो, अब जो आप वॉच बना रहे हो, जो आप घड़ी बना रहे हो, उसको प्रोड्यूस करने में जो खर्चा लग रहा है वो क्या है, प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट है। बट वेयर एज फॉर द कंज्यूमर कॉस्ट मीन्स द प्राइस विच ही पे फॉर द आर्टिकल। ठीक है, एज अ कंज्यूमर कॉस्ट का मतलब क्या है, जो प्राइस आप पे कर रहे हो सामान को खरीदने के लिए। समझ में आई बात? तो ये होता है कॉस्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है, लेना है तो ले लो भाई जल्दी से। इसको मैं मैं रफ कर दे रहा हूँ, समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद देखो भाई एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स मेन इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो नंबर 1 मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स। ठीक है, 4 एलिमेंट्स है कॉस्ट के। भाई कोई भी चीज जब आप सामान बनाते हो, हम लोग कोई भी सामान लगाते हैं, उसमें क्या मेन चीज लगती है? पहली चीज तो मटेरियल चाहिए। कोई भी सामान बना रहे हो, खाने की, ठीक है, पहनने की, कुछ भी, है ना? तो कोई भी आप सामान बना रहे हो उसके लिए क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। अब मटेरियल है, मार्कर बनाने के लिए सारे मटेरियल है, इंक भी है, प्लास्टिक भी, सब कुछ है, मशीन वगैरह सब है। अब लेबर चाहिए। लेबर क्या भाई, उसको बनाने वाला भी तो कोई चाहिए। अगर आप रसगुल्ला बना रहे हो, मटेरियल ले आए हो, तो उसके लिए लेबर भी तो चाहिए ना बनाने वाला। ठीक है भाई, लेबर पे कॉस्ट लगेगी। फिर एक्सपेंसेस। अब मटेरियल लेबर के अलावा भी कुछ हमारे खर्चे होंगे, जैसे लाइट का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, है ना, ये, और बाहर कोई भी मतलब को बहुत से मैनेजर की सैलरी, ये सब भी तो हमारे खर्चे है ना, एक्सपेंसेस। उसके बाद ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है अभी बताता हूँ। ठीक है, तो अब जो मटेरियल है वो 2 तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, और एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, मतलब मटेरियल होते हैं जो है जो डायरेक्ट होते हैं, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं। सर डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? देखो जो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है, मान लो जैसे ये बोर्ड है, क्या है ये, बोर्ड है। अब इस बोर्ड को बनाने में क्या लगा होगा, ऊपर से सनमाइका लगा होगा, वुड्स लगी होगी यानी कि लकड़ी लगी होगी। ये सब क्या है, जो हमें दिख रहे हैं, जो डायरेक्टली हमें दिख रहे हैं ना, तो उनपे जो खर्चा हुआ है, लकड़ी पे जो पैसा खर्चा हुआ है, सनमाइका पे जो खर्चा हुआ है इस बोर्ड को बनाने में, वो हमारा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। वो हमारा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम लोग क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। भाई हमारा डायरेक्ट कौन सा मटेरियल है, इसमें लगा है, इसमें लकड़ी लगी है, सनमाइका लगा है, ऊपर शीट लगी है, ये सारी चीजें क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? भाई इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब अगर मैं बोलूं, इसमें ऐसी और भी बहुत सी चीजें लगी जो मैं दिख नहीं रही, जैसे क्या, ऑयल हो गया, भाई इसमें ऑयल वगैरह लगा होगा, ग्रीस लगा होगा, नेट वगैरह लगे होंगे जो हमें दिख नहीं रहे हैं, इसको फिट करने के लिए बहुत सी चीजें, सोल्यूशन वगैरह लगा होगा ताकि ये चिपक सके इसमें, है ना। तो वो सारे क्या मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल, जिसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इजिली, बट उसमें पैसे खर्चे होते हैं। तो दो मटेरियल में 2 तरह के खर्चे होते हैं कॉस्ट में, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट मटेरियल। नंबर 2 लेबर। अब लेबर 2 तरह की है, एक डायरेक्ट लेबर, एक इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में कौन होता है, जो उस सामान को बना रहा है। जस्ट सपोज ये आपका एक मार्कर है, क्या है ये आपका एक मार्कर है, ठीक है, तो मार्कर बनाने के लिए लेबर चाहिए।
अब फैक्ट्री में लेबर काम कर रहे हैं, मार्कर को बना रहे हैं, तो वो सब क्या हो गए, डायरेक्ट लेबर। जो इस मार्कर को बना रहा है वो कौन है, डायरेक्ट लेबर। अब इसको बनाने के लिए कुछ लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं इसको, मैनेजर, भाई देख रहे काम सही से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बाहर जो है आपका वो क्या होता है, वॉचमैन बैठा है, उसको बैठने बैठा के रखा हुआ है, उसको सैलरी दे रहे हैं, वो सब कैसे है, इनडायरेक्ट लेबर। वो सामान नहीं बना रहे बट उनकी नीड है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। उसके बाद एक्सपेंस, ऐसे और अदर खर्चे होते हैं जो मटेरियल और लेबर के अलावा है, वो सारे खर्चे किसमें आ गए, डायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट में। कुछ ऐसे खर्चे होंगे डायरेक्टली खर्चे हो रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि इनडायरेक्टली हो रहे होंगे। तो अब ये तीनों चीजें होगी। लास्ट में क्या बचा आपका, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है सर, देखो एक चीज समझो, जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, जितने भी इनडायरेक्ट लेबर है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप बोल सकते हो रेंट हो गया, लाइट वगैरह होगी, ये सारी चीजें है ना। तो जितने भी इनडायरेक्ट, चाहे मटेरियल हो, चाहे इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स बोलते हैं, ठीक है। जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स बोलते हैं। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये थी हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट की मीनिंग। क्लियर है, या तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आपके सिलेबस में नहीं है बट इसको समझाना जरूरी था ताकि आपको जब मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी चीजें बताऊं तो आपको समझ में आए, ठीक है। तो अदरवाइज समझ में आ गया होगा। बाई चांस अगर मान लो लग बाई चांस आ जाता है एमसीक्यू वगैरह में तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, बस 2 मिनट में आता हूँ, आपको जो है कॉस्ट समझा देता हूँ कि कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, और इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में वापस आया। हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो आपके सिलेबस पे 2 ही बेसिस पे है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो जो जो आपके सिलेबस में वो बता दे रहा हूँ, बाकी जितने एक्स्ट्रा कॉस्ट है, संक कॉस्ट वगैरह, कंट्रोलेबल कॉस्ट, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। आप लोग एक बार सिलेबस पे चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपको डाउट हो आप सिलेबस पे चेक कर सकते हो, और अगर बाई चांस कोई चीज रह जाए, कोई टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। मेरे हिसाब से 100% हूं मैं कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर डायरेक्ट कॉस्ट हमारी क्या होती है, ठीक है। कॉस्ट का मतलब समझ गए। अब नेचर के बेसिस पे 2 पार्ट में बांटा गया है, तो एक है डायरेक्ट कॉस्ट और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है, डायरेक्ट कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो कि डायरेक्ट मटेरियल पे, ठीक है, डायरेक्ट लेबर पे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी हमारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं। डायरेक्ट खर्चे बताया था ना मैंने, डायरेक्ट मटेरियल, जैसे ये जो चीज को जिसको हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, वो सारी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। जैसे इस पे जो वुड्स पे जो लग रही है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। जो डायरेक्ट लेबर पे लग रही है, जो सामान को बना रहे है ना, वर्कर वगैरह जिनको वेजेस दे रहे हैं, वेजेस वगैरह जो होती है वो सारी किस में आती है, डायरेक्ट लेबर में आती है। या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस कोई भी हो रहा है ना, जो सामान को बनाने में हो रहा है, वो सारे के सारे खर्चे किसमें आएंगे, कैरेज इनवर्ड वगैरह किसमें आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। वो सब किसमें जाएंगे, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में जाएंगे। मतलब डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे डायरेक्ट लेबर हो, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस हो, ऐसे कोई भी खर्चे जो कि डायरेक्टली हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं कि हाँ ये डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, उस सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। उन पर जो पैसे खर्चे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट उसका जैसा अपोजिट, जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, जितने भी इनडायरेक्ट लेबर है, या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे, है ना, जो कि हम लोग इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उस सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे ग्रीस पे, ऑयल पे, रेंट पे, है ना, ये सारी चीजें हो गई। आपका फैक्ट्री का एक्सपेंस हो गया, किराया हो गया, ये सारी चीजें क्या है, या सैलरी हो गई आपके एम्प्लॉय की, मैनेजर की, हाउसकीपर की, ये सारी चीजें किस में जाती है, आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाती है। जो डायरेक्टली सामान बनाने में खर्चा होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट में जाती है, और जो इनडायरेक्टली होती है, खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह, वो किस में जाता है, आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट पे जाता है। क्लियर हुआ, क्लियर है। चल लास्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के बेसिस पे आपको कॉस्ट को बांटा गया, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एमसीक्यू वगैरह बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर कौन सी कॉस्ट होती है, दे दिया डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, नॉन ऑफ दीस। तो कौन सी होती है बिहेवियर पे, फिक्स कॉस्ट। तो ये सारी चीजें अच्छे से समझ लेना, बाकी आगे हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे जैसे ही सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर नंबर 1 पर है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी कॉस्ट
ऐसी कॉस्ट जो कि हमेशा फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जस्ट सपोज मान लो ये आपकी एक शॉप है। क्या है? ये आपकी एक शॉप है। इसका रेंट है 10,000 रुपीज। ठीक है, इसका रेंट है 10,000 रुपीज। आप इस शॉप में शर्ट बेचते हो। अभी क्या बेचते हो? आप शर्ट बेचते हो। शर्ट बेचते हो, आपने 500 शर्ट बेची। बनाते हो आप 500 शर्ट बेचते हो। आपने 500 शर्ट बेची, दुकान का रेंट 10,000 रुपए। आपने 1000 शर्ट बना के बेची, दुकान का रेंट आपके 10,000 रुपए। आपने 1500 शर्ट बेची, 1500, रेंट कितना है आपका? 10,000 रुपीज। कहने का मतलब ऐसी जो भी चीजें जिसका कॉस्ट हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है, जिसकी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। इसका रेंट है, इसका रेंट चेंज होगा? नहीं होगा। आप चाहे दुकान में एक शर्ट बेचो, चाहे आप दुकान में अपने जीन्स भी बेचो, मतलब आप कुछ भी करो, आपका जो रेंट है वो चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। आप प्रोडक्शन बढ़ाओ चाहे प्रोडक्शन को घटाओ, चाहे आप प्रोडक्शन बढ़ाओ चाहे प्रोडक्शन को घटाओ, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है? समझ में आ रही बात? एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब देखो नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट। नंबर 2 पर क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि ऐसी कॉस्ट जो कि वेरी करती रहती है। वेरी का मतलब टाइम टू टाइम क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। और जैसे यहाँ पर रेंट जो है आपका शॉप का, वो क्या है? फिक्स है। जो शॉप का रेंट है वो क्या है? फिक्स है। बट अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आप 500 शर्ट बनाते थे तो आपका रेंट कितना था? 10,000। इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये आपका क्या है? फिक्स कॉस्ट है। लेकिन आपने 500 शर्ट बनाई, अब आपने 500 की जगह 1000 शर्ट बनाई। अब 1000 शर्ट बनाओगे तो क्या खर्चा आपका नहीं बढ़ेगा? जब आप प्रोडक्शन 500 करते थे, रेंट तो फिक्स था, वो तो फिक्स कॉस्ट थी। लेकिन अब आप 1000 शर्ट बना रहे हो तो क्या और लेबर चाहिए? क्या आपको और खर्चे करने पड़ेंगे कपड़े वगैरह खरीदने में? मटेरियल जब लेके आओगे शर्ट बनाने के लिए तो क्या और खर्चे होंगे? आप अगर 1000 ये 1500 शर्ट बना दो तो क्या खर्चे और बढ़ जाएंगे? क्या आप 500 जगह 100 शर्ट बनाने लगो तो क्या खर्चे आपके कम हो जाएंगे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपकी कॉस्ट क्या हो रही है? कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। आपकी कॉस्ट क्या हो रही है? कभी ऊपर हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, वेरी कर रही है। ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आपके प्रोडक्शन के हिसाब से जो कॉस्ट कम ज्यादा होती रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट जो हमेशा फिक्स ही रहती है, जैसे रेंट आपका है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? लास्ट में बच्चों सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, तो एकदम सिंपल, जाके लिखना फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड दूसरी वाली क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों का जो क्या बोलते हैं, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जिसमें फिक्स कॉस्ट भी आता है आधा और आधा वेरिएबल कॉस्ट भी आता है। सर ये क्या है मतलब? देखो बताता हूं। जैसे मान लो आपने किसी टेलीकॉम कंपनी है जिसमें आपने 1000 रुपए का बिल है, मंथली 1000 रुपए का बिल है। ठीक है, पोस्टपेड। उन्होंने बोला कि आप 1000 रुपए दो, आप पर डे 100 कॉलिंग कर सकते हो। कितना कर सकते हो? 100 बार कॉल कर सकते हो फ्री में। अब आप उसके बाद 105 कर रहे हो, 110 कर रहे हो, तो वहां पर क्या लगेगा? एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर जो आप 1000 रुपए दे रहे हो वो क्या आपकी फिक्स कॉस्ट? ये तो फिक्स है। अगर आप डेली 100 ही कॉल करोगे तो क्या उसमें कुछ चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो सेमी वेरिएबल में क्या आ गया? आपका फिक्स कॉस्ट आ गया यहाँ पर कि भाई 1000 रुपए दे रहे हो, उसके हम पर डे 100 कॉल कर सकते हो, मेरा फ्री है। तो वहां पर क्या है? फिक्स कॉस्ट भी है। बट अगर आपने 100 से ज्यादा कॉल कर ली, 101, 105, 110, तो आप जितनी भी एक्स्ट्रा कॉल करोगे, तो वहां पर क्या होगा? भाई आपका वेरी करेगा कॉस्ट, और जब कॉस्ट वेरी करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट जहां पर फिक्स कॉस्ट भी हो, वेरिएबल कॉस्ट भी हो, दोनों का मिक्सचर हो, ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो गया कि नहीं? एक्चुअली क्लियर हो गया होगा, और स्क्रीनशॉट ले रहे तो ले लो।
तो बजटिंग चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बजट क्या होता है। क्या जानेंगे? बजट क्या होता है, क्योंकि जो ये बजटिंग वर्ड है किससे मिलकर बना है? बजट वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, तो अब बजट होता क्या है? देखो आपके घर में कोई शादी पड़ी है, क्या पड़ी है? कोई शादी पड़ी है, कोई मान लो कोई बर्थडे पार्टी है। अब एक बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी में भाई आप बहुत से खर्चे होते हैं, तो आप क्या करोगे? डेकोरेशन में कितना खर्चे आने वाला है भाई वो देखोगे। फिर आप देखोगे कि हम कोई पैलेस बुक करेंगे, तो गेस्ट हाउस बुक करेंगे तो उसके लिए कितना खर्चा आने वाला है। अच्छा, खाने पे डिनर पे कितना खर्चा होगा, ठीक है, और बहुत सी इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसपे आपके खर्चे होने वाले हैं। तो आपने टोटल एक क्या बना लिया? एस्टिमेट लगा लिया कि भाई अब की जो हम लोग कर रहे हैं उसमें 50,000 का बर्थडे पार्टी में खर्चे आने वाले हैं। तो ये बताओ आपने क्या कर लिया? एक एस्टिमेट लगा लिया कि 50,000 रुपीज़ का हमारा क्या आने वाला है? खर्च आने वाला है। क्या ये कहीं पर लिखा है कि 50,000 का ही खर्चा आएगा? क्या ये गारंटी देता है कि 50,000 का ही खर्चा होगा, इससे ना कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा? नहीं। लेकिन क्या इससे एक आइडिया मिल जा रहा है कि जो बर्थडे पार्टी होने वाली है उसमें 50,000 के अराउंड रहेगा। हो सकता है 45 रहे, हो सकता है 46 रहे, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 52 हो जाए, बट ये नहीं होगा कि आपने 50 का आइडिया लगाया और 1 लाख का खर्चा हो गया। ऐसा नहीं होगा, बहुत ही रेयर कभी ऐसा होगा। तो इससे आपको क्या मिल गया? एक आइडिया मिल गया कि भाई 50,000 का खर्चा होने वाला है, तो हम लोग पहले से इसके लिए क्या रहते हैं? रेडी रहते हैं। क्या रहते हैं? इसके लिए हम लोग पहले से रेडी रहते हैं, ताकि हम लोग इतना एस्टिमेट लगा के चलेंगे कि कम से कम इतना खर्चा तो हमारा हो ही जाएगा। क्योंकि जब आप कभी भी प्री प्लान करते हो, क्या करते हो? प्री प्लान करते हो, और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ठीक है, तो बजट क्या होता है? बजट किसी भी नोमेरिक टर्म्स, नोमेरिक समझते हो, 1 2 3 4, तो उस टर्म में आपको एस्टिमेट लगाना कि कितना खर्चा होने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। और बजटिंग क्या होता है? जो बजट को बनाने में जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजटिंग बोलते हैं। बजट को बनाने में जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बजटिंग बोलते हैं। क्लियर है? इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी हो तो बताओ भाई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? एक सेकेंड रुकना बस। ठीक, अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक बेटा इसमें वो है कंपैरिजन बिटवीन फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। क्या है? फोरकास्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, फोरकास्टिंग और बजटिंग में क्या डिफरेंस होता है? देखो फोरकास्टिंग और बजटिंग में क्या डिफरेंस है। देखो फोरकास्टिंग का मतलब बेटा ये होता है कि मैं पहली बात आपको एक नोट्स दूंगा जिसमें डिफरेंस पूरा दिया होगा, उसको डिटेल में देख लेना, 5 पॉइंट याद कर लेना। बुक से बिल्कुल भी रट्टा मत मारना, बुक में बहुत अलग तरीके से दिया है। जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ नोट्स में उसको याद करना। ठीक, अब सुनो फोरकास्टिंग और बजटिंग में क्या डिफरेंस होता है। पहली चीज, फोरकास्टिंग का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक क्या लगाना? एस्टिमेट लगाना। ठीक है, फोरकास्ट करना, एक आइडिया लगाना, अंदाजा लगाना पुराने डेटा के बेसिस पे। जैसे मैंने बोला कि विराट कोहली ईडन गार्डन में इनका एवरेज बहुत कम है, 10-20 रन बनाते हैं, तो उसी के बेसिस पे मैंने बोल दिया कि विराट कोहली अब ईडन गार्डन में जो मैच होने वाला कोलकाता में वहां पे रन इतना ही बनाएंगे। तो मतलब पुराने डेटा के बेसिस पे क्या लगाना? एस्टिमेट लगाना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। लेकिन बजटिंग क्या होता है? बजटिंग एक पूरा प्री प्लान होता है, मतलब सोच समझ के सारी चीजें बनाई जाती है। ठीक है, फोरकास्टिंग के बेसिस पे ही बजटिंग होती है। जैसे किसी ने फोरकास्ट कर दिया कि अब की जो है 1000 यूनिट सेल्स होगी, 1000 यूनिट सेल्स होगी, तो अब ये फोरकास्ट बोली जा रही ना, फोरकास्ट अंदाजा लगाया जा रहा है ना, तो जहां पे फोरकास्टिंग खत्म हुई वहीं से बजटिंग स्टार्ट होती है। अगर आइडिया लग गया भाई, बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं कि इतनी यूनिट सेल्स होगी, तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? बजट बनाएंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है? तो फोरकास्टिंग क्या है? सिर्फ एक एस्टिमेट है, जबकि बजटिंग क्या है? पूरा एक प्री प्लान होता है जिसमें हम लोग काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये दो डिफरेंस है, बाकी इसके डिफरेंस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको देख लेना। ठीक, ठीक है। और इसके बाद क्या है, आपका जो अगला है टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बजट। क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ बजट्स। तो आपको सिलेबस में जो बजट है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बजट है सेल्स बजट, ठीक है। दूसरा है बेटा आपका परचेज बजट, ठीक है।
और आपका प्रोडक्शन बजट भी है, ठीक है। प्रोडक्शन पहले लिखा था मैंने, लेकिन आपको मैंने गलती से परचेज ऊपर लिख दिया। तो प्रोडक्शन बजट और आई थिंक मास्टर बजट, ठीक है। तो अब देखो, जब आप लोग कभी भी कोई भी बजट बनाते हो, क्या बनाते हो, बजट। भैया मैंने प्लान कर लिया कि बजट अब की बार जो है बिजनेस के हिसाब से मैं बजट बना रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग बजट बनाएंगे किसका, सेल्स बजट का। देखो सेल्स बजट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट, ठीक है। सेल्स बजट के ऊपर ही आपके सारे के सारे बजट क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। अगर आपने सेल्स बजट सही बना लिया तो बाकी के बजट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपने सेल्स बजट ही गलत बना लिया तो बाकी के बजट भी दिक्कत में आ जाएंगे। कैसे सर? देखो बेटा, आपने आइडिया लगाया कि अब की बार 1000 यूनिट सोल्ड होंगे, कुछ भी आप बेचते हो, मार्कर बेचते हो, तो आपने आइडिया लगाया ईद आ रही है, दिवाली आ रही है, तो अब की बार इतने 1000 यूनिट पटाखे सोल्ड होंगे दिवाली में। तो ये आपने आइडिया लगा लिया, ठीक है। अब 1000 यूनिट पटाखे सोल्ड होने वाले, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने ये लगाया, लेकिन क्या ये सही लगाया? हो सकता है आपने एस्टिमेट तो लगा लिया कि भैया 1000 यूनिट होगा, तो आपने 1000 यूनिट पटाखे बना डाले, लेकिन हो सकता है सिर्फ 500 यूनिट ही बिके। गलत एस्टिमेट लगा लिया, सेल्स गलत लगा लिया, तो 500 यूनिट कहाँ जाएगा, लॉस में जाएगा। कहाँ जाएगा, लॉस में जाएगा। तो बहुत भारी भरकम लॉस हो गया ना, समझ में आ रही बात? तो ये भी तो एक दिक्कत की बात है। तो सेल्स बजट अगर आपने सही बना लिया तो आपका काम बन गया। या आपने 1000 बनाया था, 1500 की डिमांड आ गई, डिमांड ज्यादा आ गई, अब लोग मांगने आ रहे हैं, आप कस्टमर वापस भेज रहे हो। आप सॉरी 1500 की डिमांड आ गई, अब आप कस्टमर को वापस भेज रहे हो, तो वहां पर दिक्कत, आपका लॉस हो रहा है। तो इसलिए सेल्स बजट के ऊपर सारे के सारे बजट क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। एमसीक्यू में भी आता है कि ऐसा कौन सा बजट है जिसके ऊपर सारे के सारे बजट डिपेंड होते हैं। तो कौन सा बजट है बेटा, सेल्स बजट है, ठीक है। 1 मिनट रुकना बस, ठीक है, समझ में आ गया। एक्चुअली तबियत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा इसलिए रेस्ट लिया था 1 मिनट का, ठीक। तो ये हो गया सेल्स बजट, क्लियर है। आगे है बेटा प्रोडक्शन बजट, परचेज की प्रोडक्शन बताता हूँ। अब अगर आपने सेल्स बजट बना लिया कि हमको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, 1500 प्रोड्यूस करनी है, 500 प्रोड्यूस करनी है, आपने डिसाइड कर लिया, तो उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, प्रोडक्शन बजट बना लोगे कि कहाँ पर क्या चीजें चाहिए, कितने लेबर चाहिए, है ना, कितने मटेरियल चाहिए, सारी चीजों प्रोडक्शन में जो चीजें लगनी है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, सेल्स के ऊपर। अगर आपने सेल्स बजट सही बना लिया तो आप प्रोडक्शन बजट भी बना लोगे, ठीक। नंबर सेकेंड, परचेज बजट। परचेज बजट का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल वगैरह मिलते हैं, तो उसके रॉ मटेरियल कितना परचेज करना है, कब परचेज करना है। कभी 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 रॉ मटेरियल सस्ते मिल रहे होते हैं, तो हमने बल्क में खरीद लिया, जाके पहले से खरीद लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज बजट। कि कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, ये सारी चीजें परचेज बजट में आ गई, ठीक है। उसके बाद और कोई बजट है, प्रोडक्शन हो गया और आपका परचेज बजट हो गया, बाकी और बजट तो है नहीं, मास्टर बजट है खाली, ठीक है। और कुछ तो है नहीं, आप में कैश बजट वगैरह भी है, लेकिन जब है नहीं तो पढ़ना नहीं। लास्ट होता है मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है सर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मास्टर बजट का मतलब समरी ऑफ ऑल द बजट, मतलब इतने ढेर सारे आप बजट बना रहे हो, सेल्स बजट, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, मटेरियल बजट, और भी बजट होते हैं, तो सारे बजट की समरी होती है क्या, मास्टर बजट। जब सारे बजट को एक शॉर्ट फॉर्म में हम बनाएंगे, समरी में बनाएंगे, तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं मास्टर बजट। क्या बोलते हैं, मास्टर बजट। समझ पाई बात? तो नोट्स दे दूंगा, सारे के सारे नोट्स अपलोडेड है, जाके देख लेना, इजीली इसको एक बार पढ़ लेना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अगला टॉपिक बेटा इसमें वो है यूटिलिटी ऑफ बजट। क्या है, जल्दी से पढ़ाते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। यूटिलिटी ऑफ बजट। अब ये यूटिलिटी ऑफ बजट क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ बजट कम टाइम में आपका ज्यादा समझ में आए, ये हमारा आज वीडियो बनाने का मेन मकसद है। क्योंकि वीडियो से पुराने भी अपलोडेड लास्ट ईयर के, लेकिन वो कई पार्ट्स में और लंबी लंबी वीडियो है, तो अगर आपको डिटेल में देखना तो आप उनको देख लो, शॉर्ट में देखना तो आप इनको देख लो, आपका दोनों में फायदा है, तो जो आपको ज्यादा बेटर समझ में आए, ठीक। यूटिलिटी ऑफ बजट का मतलब होता है एक तरह से एडवांटेज ऑफ बजट। तो एडवांटेज क्या क्या होती है बजट की, नंबर 1 साउंड प्लानिंग। साउंड प्लानिंग का मतलब क्या होता है बेटा, साउंड प्लानिंग का मतलब होता है कि अगर आपने एक बजट बनाया तो एक बेहतरीन साउंड सुनाई दे रहा है, ये होता है साउंड प्लानिंग। मतलब एक तरह से गुड फीलिंग आना, भाई आपको हर चीज का आइडिया है, तो आपको प्लान आपने अच्छा बनाया है, तो साउंड प्लानिंग आती है। देखो क्या लिखा है, बजट बेस्ड प्लानिंग पर्पसफुल एंड प्रिसाइज। बजट जो होते हैं आपके
जो भी आप बजट जो होते हैं, बजट्स मेक्स प्लानिंग पर्पसफुल, जो भी आप प्लान कर रहे हो उसको पर्पसफुल बनाते हैं। मतलब कोई बिना मतलब का बजट नहीं, आप कुछ ना कुछ रीजन है, आपको पता है कि आपको ये काम करना है, तो बजट से आपको एक आइडिया मिलता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोग्राम एक्सप्रेस इन फिजिकल और मॉनेटरी यूनिट इन बजट, बजट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट। समझ में आ रही बात? तो साउंड प्लानिंग। नंबर 2 पर क्या है? नंबर 2 पर है हायर एफिशिएंसी। बजट बना लेते हो तो आपको एक आइडिया रहता है कि आपको कितना काम करना है, कैसे काम करना है, तो उससे एफिशिएंसी क्या रहती है? ज्यादा रहती है, काम जल्दी होता है, और दूसरी बात इकोनॉमिकल होता है। आपको एक आइडिया रहता है तो आप बजट के हिसाब से सारा काम करते हो। नंबर 3 सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बजट बनाने से आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होती है। क्या होती है बेटा? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपको एक आइडिया है, भाई अब देखो मैं बजट बना लिया है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास है कि ये बजट बना है, इतना में इतना काम करना है, ये काम मेरा है, ये आपका है, तो आपको पता है। ठीक है, तो क्या लिखा है बुक में? बजट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे प्रिवेंट बक पासिंग एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मैनेजर। दो एक दूसरे की चुगलियां नहीं करते हैं। बक पासिंग मतलब होता है दोनों क्या करते हैं, अपने अपने काम में सब बिजी रहते हैं, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास रहता है भाई। ठीक है। नंबर 4 सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, आपने बजट बना लिया, आप इतना काम करोगे आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो भाई काम करने का मन करेगा ना। बजट बना के अरे मैं इतना काम कर लूंगा, 1000 यूनिट बना लिया तो 1 करोड़ का फायदा होगा, तो मोटिवेशन, अरे अच्छा ऐसा, चलो फिर काम करते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन का एक जरिया होता है। और लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। पॉइंट तो कई है लेकिन आप इसमें इस तरह से कर लो कि आपको आसान पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन, बजट से क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। मतलब बजट फोर्स एग्जीक्यूटिव टू थिंक एज अ ग्रुप। बजट फोर्स करता है एग्जीक्यूटिव को, जो वहां पे काम करते हैं, एज अ ग्रुप सोचने के लिए। सब लोग एज अ ग्रुप सोचते हैं, एज अ होल सोचते हैं, अकेले पर्टिकुलर खुद के लिए कोई नहीं सोचता है। बजट्स आर प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद वन अनदर। ठीक है, देयरफॉर दे हेल्प इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस। भाई हमारा बजट है 1000, हमें सेल बना बेचना है ना, जो भी यूनिट है उसको हमें प्रोड्यूस करके बेचना है, तो सब लोग एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करते हैं, सबको अपना टारगेट अचीव करना होता है, तो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाकर रखते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। एक सेकेंड, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बजटिंग है। तो लिमिटेशन ऑफ बजटिंग में क्या क्या है? तो नंबर 1 पर है लिमिटेशन में इनफ्लेक्सिबिलिटी। लिमिटेशन लास्ट ईयर नहीं था लेकिन अब आ गया है। इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मतलब जो आपने बजट बनाया है वो जरूरी नहीं कि वो काम कर जाएगा, तो पहले से पता है आपको, तो वहां पर इनफ्लेक्सिबिलिटी थी, एकदम एक्यूरेट आपको बजट से आइडिया नहीं मिल पाता है। ठीक है। उसके बाद इनएक्यूरेसी, बजट बेस्ड ऑन फोरकास्ट एंड प्रोजेक्शन, तो इनएक्यूरेसी रहती है। नंबर 2 इनएक्यूरेसी रहती है, मतलब आप फोरकास्ट के बेसिस पे करते हो कि भाई अब की बार ऐसा होगा, लेकिन अगर फोरकास्टिंग गलत हो गई तो वहां पर इनएक्यूरेट बैठ जाते हो और वहां पर आपको लॉस देखना पड़ता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? करेंगे तो देखो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है इसका मतलब क्या होता है? देखो फाइनेंस का मतलब समझते हो? फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। ठीक है, तो अब आप कोई बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, मान लो हम लोग की अपनी एक कंपनी है, इसका नाम है KGF। क्या नाम है? KGF। KGF वही अपनी रॉकी भाई वाली कंपनी। तो अब जो KGF कंपनी है हमारी, तो उसमें हमें क्या चाहिए भाई? पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो मान लो कुछ पैसे चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, चलो 5 करोड़ मान लेते हैं, 5 करोड़ चाहिए। ठीक, अब पैसे लाने के लिए देखो आप अपने रिश्तेदारों से पैसा ले सकते हो, फ्रेंड्स से ले सकते हो, है ना, बैंक से ले सकते हो, तो ये सब नॉर्मल आप पैसा मांगते हो उधार के लिए। लेकिन जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, जब कंपनी की बात करते हैं, तो उसमें जो पैसे लेते हैं ना, उसमें 2 मार्केट होती है। कौन सी मार्केट होती है? 2 मार्केट होती है। 2 मार्केट कौन कौन सी होती है? देखो 2 मार्केट में एक मार्केट आती है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। और दूसरी वाली मार्केट को बेटा हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। समझ में आ रही बात? जब आपको पैसे चाहिए होते हैं बिजनेस के लिए, सोर्सेज का मतलब होता है जरिया, फाइनेंस मतलब पैसा, तो कौन कौन से जरिए से पैसे आ सकते हैं? तो 2 तरीके हैं पैसे रेज करने के। पहला वाला कैपिटल मार्केट, दूसरा वाला मनी मार्केट। तो रॉकी भाई के पास
दो तरीके हैं पैसे लेने के, एक है कैपिटल मार्केट, एक है मनी मार्केट। तो अब रॉकी भाई केजीएफ को पाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो बेटा देखो, जब आपको, ध्यान से सुनना, जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए होते, किसी कंपनी को चलाने के लिए जब आपको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए होते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। किसी कंपनी में पैसे की जरूरत होती है और लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वो क्या होती है? कैपिटल मार्केट, यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए। मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर आपको पैसे चाहिए लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए बेटा? शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए, नॉर्मली 3 to 6 मंथ, पहले 1 साल से कम के लिए मनी मार्केट, 1 साल से ज्यादा के लिए पैसे चाहिए तो आप कहां से लोगे? कैपिटल मार्केट से। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, आ गया? ठीक है, अब समझना बात को। मनी मार्केट आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, आपको जो मार्केट पढ़नी है वो कौन सी मार्केट है? कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट की मीनिंग समझ लो, आप लोगों को पता ही है, कैपिटल मार्केट आर दोज मार्केट विच रेज लोन, विच रेज मनी फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में देखोगे तो क्या होगा? कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड। ठीक है, कैपिटल मार्केट में वो सारे लोग आते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, इंस्ट्रूमेंट हो, जो कि क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं बच्चा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट बोलते हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है तो चलो आगे बढ़ा जाए, चलो बढ़ा जाए। आगे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बहुत इजीली आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा सा चैप्टर भी है, मुश्किल से 15 मिनट चलेगा। ठीक है, अब कैपिटल मार्केट को भी इन्होंने 2 पार्ट में बांटा। कैपिटल मार्केट का मतलब वो मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिलता है। अब कैपिटल मार्केट इन्होंने 2 पार्ट में बांटा। पहली मार्केट है प्राइमरी मार्केट और दूसरी मार्केट कौन सी बेटा? सेकेंडरी मार्केट। पहली मार्केट है बेटा प्राइमरी मार्केट और दूसरी वाली का नाम क्या है? सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम लोग को न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है इसका? न्यू इशू मार्केट, इसका दूसरा नाम है। जैसे होता है ना आपका नाम कुछ है, घर में चिंटू मिंटू बबलू होता है, उस तरह सेकेंडरी मार्केट में क्या है? दूसरा नाम होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है? स्टॉक मार्केट का। तो सेकेंडरी एक्सचेंज को हम लोग, सेकेंडरी मार्केट को हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में 2 मार्केट आती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। अब समझना, मान लो एक कंपनी थी जियो। कौन थी बेटा? जियो। ठीक है, जियो कंपनी ने अपनी कंपनी के शेयर इशू किए। क्या इशू किए बेटा? कंपनी ने शेयर इशू किए। अब शेयर क्या होता है? शेयर का मतलब होता है कि अपने कंपनी का छोटा छोटा हिस्सा एक तरह से लोगों को देना। जैसे मैं मान लो कंपनी चला रहा हूँ, आपने नाम सुना होगा, मेरी कोई कोचिंग है, कंपनी, एजेंसी, मेरा कुछ भी है, तो मैंने कहा आपको मैं बिजनेस पार्टनर बना रहा हूँ, शेयर देके मैं अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा हूँ, तो आप मुझे क्या दोगे? पैसे दोगे और आप बिजनेस के पार्टनर बन जाओगे। तो कंपनी ने क्या इशू किए? शेयर इशू किए। ठीक, अब कंपनी को मान लो 1 करोड़ रुपए चाहिए तो जियो कंपनी को, तो कंपनी ने 1 करोड़ रुपए के लिए क्या इशू किए? शेयर इशू किए। अब शेयर कंपनी कभी भी 1 करोड़ का नहीं इशू करती, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में इशू करती है। जैसे 100 रुपए का एक शेयर और 1 लाख शेयर इशू कर दिए, 1 लाख शेयर इशू किए 100 रुपए का एक, तो अब 1 लाख लोग जो है 100 लेंगे तो 1 करोड़ रुपए अपने आप आ जाएगा। तो मतलब 100 रुपए का है एक शेयर। अब जिसको जैसे लेना है उतना उतना ले लेगा। किसी को 1 लेना है, कोई 1 लेगा, किसी को 50 लेना, कोई 50 ले, किसी को 100 लेना, वो 100 लेगा। तो जब कंपनी ने शेयर इशू करे, तो शेयर इशू हुए 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 लोग मैंने लिखे, ऐसे 50 लोग हो सकते हैं, 5000 लोग हो सकते हैं। तो मान लो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई, ए बी सी डी ई। तो इन लोगों ने ये शेयर खरीद लिए। जब कंपनी ने शेयर इशू करे तो इन लोगों ने शेयर खरीद लिए। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो जब कंपनी ने शेयर इशू करे और जिन लोगों ने खरीदे, तो याद रखना जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, क्या? जब भी कंपनी when company issue shares फर्स्ट टाइम, ठीक है, मतलब कोई बेचती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं?
प्राइमरी मार्केट मतलब जब कंपनी शेयर इशू करती है और लोग उससे शेयर खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। दूसरी सेकेंडरी क्या होती है समझना। अब ये मान लो एक है, इसका नाम है अमित, इसका नाम है बबलू, इसका नाम है चिंटू, इसका नाम है मिंटू, ठीक, ये अलग अलग लोग हैं। तो अब क्या हुआ, ए को लग रहा है यार इस कंपनी में मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा है, या फिर ए को पैसे की अर्जेंट जरूरत है, तो ए ने अपना शेयर अमित को बेच दिया। इसी तरह बी को भी पैसे की जरूरत है या फिर प्रॉफिट नहीं, जो भी रीजन है, बी ने इसको बेच दिया, इसने इसको बेच दिया, इसने इसको बेच दिया, इसने इसको बेच दिया। समझ में आ रही बात। तो जब कोई भी मेंबर शेयर लेने के बाद किसी और को बेचता है, एक तरह से सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी। जब कोई मेंबर किसी और को बेचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। तो जब मेंबर उसको शेयर इशू करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी मार्केट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। आई एम सो सॉरी, तबियत मेरी ठीक नहीं है। क्या बोलते हैं बेटा उसको, सेकेंडरी मार्केट। तो जब मेंबर इशू करेंगे अपने शेयर किसी और को तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मार्केट। अब मान लो बबलू को नहीं अच्छा लग रहा है, बबलू ने रामू को बेच दिया, चिंटू को नहीं लग रहा अच्छा लगा, चिंटू ने अमन को बेच दिया तीसरी बार, तो इसको टर्शरी मार्केट नहीं बोलेंगे, इसको भी सेकेंडरी बोलेंगे। अब ये इसको बेचे, ये इसको बेचे, ये इसको बेचे, किसी और को बेचे, इससे मतलब नहीं है। जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करेगी उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट, उसको लेने वाले किसी और को बेचेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तब भी कोई डाउट रह गया हो मन में तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे आपको इसका डिफरेंस कराता हूँ, फिर फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट कराता हूँ और चैप्टर को आगे ले जाता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो उसको रफ कर दो, चलो ठीक है। कैपिटल मार्केट का मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि बेटा आपकी पेपर तो यार कॉन्सेप्चुअल बेस पे भी क्वेश्चंस आएंगे, और इसलिए कॉमर्शियल एप्लीकेशन जो लिए हैं या फिर जिनका कॉमर्स भी है खाली, तो उनके में जो है क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन बेस आने वाले हैं, तो इसलिए हमको कॉन्सेप्ट होता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चा, ठीक। अब देखो हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस की। देखो स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, ठीक है, जल्दी इसको मैं बता देता हूँ आपको। पहला है प्राइमरी मार्केट डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है, दो तो कम से कम जरूर से याद करना। नंबर 1, न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड बाय न्यू एंड एग्जिस्टिंग कंपनी। जब पहली बार कंपनी इशू, जब पहली बार सिक्योरिटी इशू होती है, न्यू सिक्योरिटी इशू होती है, उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और सेकेंडरी में क्या होती है, सेकेंड हैंड इशू होती है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ओनली परचेज एंड सोल्ड, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से मार्केट में होती है। नंबर 2, अ कंपनी सेल सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडिएट। इसमें कंपनी क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज को सोल्ड करती है, ठीक है, किससे थ्रू, डायरेक्टली या इंटरमीडिएट के थ्रू बेचती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर एक्सचेंज ओनरशिप सिक्योरिटी द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व, इस पर कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी को लेना देना नहीं होता है। नंबर 3, देयर इज फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, इट डायरेक्टली प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। ये डायरेक्टली प्रमोट करता है कैपिटल फॉर्मेशन को, और इट इनडायरेक्टली प्रमोट, डायरेक्टली नहीं करता, इनडायरेक्टली प्रमोट करता है। नंबर 4, ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, बाइंग होती है, बाइंग है ना, क्या होती है, बाइंग ऑफ सिक्योरिटी, सेलिंग नहीं होती है। कंपनी बेच देती है तो लोग खरीदते हैं, हम कंपनी को वापस नहीं बेच सकते, कंपनी हमें बेचेगी लेकिन हम कंपनी को नहीं बेच सकते, अदर मेंबर को बेच सकते हैं। और उसमें क्या होती है बेटा, बाइंग एंड सेलिंग दोनों होती है। प्राइस डिटर्मिनेशन प्राइमरी मार्केट कैसे होता है, प्राइमरी मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, द कंपनी डिटरमाइन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड। वहां पर क्या होता है, कंपनी डिसाइड करती है कितने का शेयर होगा, और सेकेंडरी मार्केट में डिमांड सप्लाई डिसाइड करते हैं होगा। लोकेशन क्या होती है, लोकेशन लोकेलिटी क्या होती है, देयर इज नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द मार्केट। प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, जबकि इसको स्पेसिफाइड प्लेसेस होती है सेकेंडरी मार्केट की। मतलब प्राइमरी मार्केट कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है, ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होती, जबकि सेकेंडरी मार्केट की होती है। समझ में आ रही बात, क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट की। क्या है टॉपिक, फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक बेटा। अब फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट में सबसे पहले है प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट, इंपॉर्टेंट है, 5 फंक्शन जरूर से देखो, पेपर में आने के चांसेस के रहते हैं, ठीक है।
प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट मतलब होता है बेटा सेविंग। क्या होता है पहले लिख लो कहीं, थ्रिफ्ट मतलब क्या होता है सेविंग। तो जो कैपिटल मार्केट है जो कैपिटल मार्केट क्या है, पहले था ना कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट जहां पर लॉन्ग टर्म पैसे आपको मिल जाते हैं और जिसको पैसा इन्वेस्ट करना था वो भी यही आता है। जैसे मान लो ये आपकी कैपिटल मार्केट है, क्या है बेटा ये आपकी कैपिटल मार्केट। जिसको पैसे रेज करने, लोन लेने, वो यहाँ पर आएगा। जिसको पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करने वो भी आएगा। भाई मान लो मुझे पैसे जमा करने थे, मैंने यहाँ लगा दिए, अब मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया तो मुझे लग रहा है मुझे 1.5 करोड़ मिल जाएगा। भाई पैसे इंटरेस्ट चाहिए, मुझे प्रॉफिट चाहिए, और इसको पैसे चाहिए थे तो ये वाले पैसे इसने इसको दे दिए। मतलब कहने का यहाँ पे क्या होगा, जिसको लोन चाहिए लोन मिल जाएगा, जिसको पैसा अपना लगाना है वो पैसा लगा लेगा कैपिटल मार्केट में। ठीक, तो पहला है प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट। तो ये प्रमोट करता है किसको, थ्रिफ्ट को, यानी कि सेविंग को आपके अंदर। क्योंकि देखो अब पैसा घर में रखा रहेगा गुल्लक के अंदर तो उसमें तो पैसा बढ़ने वाला है नहीं, तो ये आपके अंदर थ्रिफ्ट डालता है, सेविंग डालता है। क्योंकि थोड़ा बहुत जब इंटरेस्ट मिलेगा, पैसा बढ़ा के मिलेगा, तो हर आदमी क्या होगा, हैबिचुअल होगा, और उसके अंदर सेविंग की क्या होगी, प्रमोशन आएगा, वो प्रमोट करेगा सेविंग को, और सेविंग को पैसा जमा करेगा। ठीक है, हर आदमी को सेविंग करना भी चाहिए। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट अवेन्यू। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट अवेन्यू है। अवेन्यू का मतलब क्या है, एक जरिया है जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ठीक ठाक पैसे आपको रिटर्न में भी मिल जाते हैं। हाँ रिस्क रहता है, लॉस हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली नहीं। अगर आप समझ के शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। एक चैनल, एक जरिया है जहां पे आप बढ़िया पैसा जमा कर सकते हो। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड प्रॉफिटेबल एवेन्यूज टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर इज अर्निंग मैक्सिमम अवेलेबल रिटर्न दे फंड। तो इसमें जो आपने पैसा लगाया उसमें मैक्सिमम रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। नंबर 3 लिक्विडिटी। तीसरा फंक्शन है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है जैसे आपने मान लो शेयर खरीद लिए हैं किसी भी कंपनी, अमेजॉन के, जियो के, किसी के भी लिए लिए, वीवो के। अब आपने शेयर खरीदे हैं, अब आपको पैसे की जरूरत पड़ गई अर्जेंट, तो वो लिक्विड के फॉर्म में एट अ टाइम 5 मिनट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ कंडीशन ये होती है कि मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन सब पेपर में आपको नहीं देखना है। आपको ये बताना है कि लिक्विड के फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको पैसे के लिए परेशान नहीं होने नहीं पड़ता। अगर आपने शेयर खरीद भी लिए तो आपको पैसे की जरूरत है तो तुरंत 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के अंदर वो शेयर सोल्ड हो जाते हैं, और कोई ना कोई इसको लेने के लिए तैयार रहता है। इसके लिए आप टेंशन मत लो कौन लेगा कैसे लेगा, अभी आप शेयर पढ़ोगे 11-12 में तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल समझ लो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं इजिली। नंबर 4 अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। भाई देखो यहाँ पर कैपिटल अवेलेबल रहते हैं, जिसको जो भी कंपनी है, कंपनी का नाम ए हो, कंपनी का बी हो, कंपनी का नाम सी हो, व्हाटएवर जो भी नाम है, तो ये एक ऐसी मार्केट जहां पर कैपिटल अवेलेबल है। तो अगर आपको पैसे चाहिए तो आप आइए, अपना कुछ गिरवी रखिए, पैसा लेके जाइए। शेयर में तो गिरवी भी रखना नहीं पड़ता है, समझ में आई बात। एक डिबेंचर होता है उस पर रखना पड़ता है, लेकिन इस पर तो रखना भी नहीं पड़ता। तो कैपिटल हमेशा यहाँ पर अवेलेबल रहती है। नंबर 4 और नंबर 5 पर है रेडी मार्केट। रेडी का मतलब क्या है, एक ऐसी मार्केट है जहां पर हमेशा पैसा अवेलेबल रहता है, और जिसको इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट भी कर सकता है। ध्यान सुन के लिखा है, borrowers get a ready market for their share, debenture, bonds and others remain in a capital market. They can sell their security directly to investors. Capital market is a link between those who save money and who need money. मतलब क्या है, कैपिटल मार्केट एक लिंक है। क्या है देखो लिखा भी है, ये लिंक है इन्वेस्टर और किसका, बोरोवर का। किसका बेटा, हु सेव मनी हु नीड्स मनी। ठीक है, हु सेव मनी हु नीड्स मनी। तो सेव कौन करना चाहता है, इन्वेस्टर। रेस कौन करना चाहता है, इसको पैसे की जरूरत होती है। तो इनके बीच में क्या है, ये एक लिंक है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर आपको पैसा अवेलेबल रहता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अगर इसका नोट्स आप लोगों को चाहिए बच्चा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, 8957250045 पर कांटेक्ट करके आप उससे पीडीएफ नोट ले सकते हो, जो कि पेड बच्चा 15 रुपीज पर पेपर आपको देने होंगे। हाँ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट चाहिए वो भी अपलोडेड है, इसके लिए टेंशन मत लो। डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ। अब तो सॉरी तबियत ज़्यादा खराब है इसलिए थोड़ा सा आ रही है, बट ठीक है काम तो करना है मैं तो। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर नोट्स आपको मिल जाएगा। तब भी कोई डाउट हो तो नोट्स के रिलेटेड आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। और ऐसे अगर कोई भी बच्चा है जो पर्सनली मुझसे गूगल मीट पे या फिर
जूम ऐप पे पढ़ना चाहता है उसको मैं मैक्सिमम 30 डेज के अंदर, अभी भी 30 दिन के अंदर पूरा का पूरा कॉमर्स और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दूंगा। वैसे जितने भी बच्चे हैं पर्सनली उससे पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं रहेगी इसकी, ऑनलाइन फीस की। अगर आप पढ़ना चाहते हो वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, इंडिविजुअली पढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, चलो रफ कर दूँ। ठीक है अब देखो भाई, कैपिटल मार्केट के बाद जो है अगला जो पार्ट आता है वो हमारा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। क्या आता है बेटा? शेयर। शेयर का तो मतलब पता ही है कि जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो कंपनी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, और उससे पैसा रेस कर लेती है और अपना एक तरह से आपको बिजनेस पार्टनर बना लेती है, शेयर होल्डर बना लेती है। ठीक, तो इक्विटी शेयर, अब जो आपको जो सिलेबस में है वो है बेटा इक्विटी शेयर्स, और दूसरे वाला है बेटा आपका प्रेफरेंस शेयर। अभी पहले एक बार ओरल सुन लो फिर आपको बुक से समझा देता हूँ। इक्विटी शेयर का मतलब क्या है? देखो शेयर तो मतलब समझ गए, अब इक्विटी शेयर और दोनों में फर्क क्या है? दोनों में वैरायटी होती है थोड़ा सा। इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है बेटा वो लो होती है, फेस वैल्यू क्या होती है? लो। जबकि इसकी क्या होती है? मोर देन फेस वैल्यू, मोर देन इक्विटी शेयर। मतलब ये बेटा कि जो इसकी जो फेस वैल्यू यानी कि ये सस्ता मिलता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर की कंपेयर में महंगा होता है। ठीक है, क्लियर? अब इनके पास वोटिंग राइट्स होता है, इनके पास डज नॉट वोटिंग राइट्स, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर लिए तो आपको बेटा वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, अगर आपने इक्विटी शेयर लिए तो आपको वोटिंग राइट्स मिलेगा। हाँ, प्रेफरेंस शेयर में कंडीशन होती है कि अगर मान लो कंपनी 2-3 साल से लॉस में जा रही है, मोर देन 2 इयर्स हो गया है, तो कंपनी वाले फिर खुश करने के लिए भैया इनको भी वोटिंग राइट्स दे देते हैं। मान लो इनका नाम है मिस्टर अमन, अब अमन भाई ने यहाँ के शेयर लिए थे किसी कंपनी के, अब 2 साल ज़्यादा हो गए, कंपनी लॉस में है, बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ये ऐसे करके रो रहे हैं। तो अब इनके आंसू पूछने के लिए कंपनी इनको वोटिंग राइट्स दे देती है। नहीं तो जनरली कंपनी प्रेफरेंस शेयर वालों को वोटिंग राइट्स नहीं देती और शेयर इक्विटी शेयर वालों को वोटिंग राइट्स देती है। इतनी समझ में आई बात? ये लेता कौन है? जो बोल्ड होते हैं, बोल्ड नेचर के होते हैं, जिनको जो रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है, वो लोग लेते हैं, मतलब जिनको एडवेंचर पसंद होता है। जबकि ये कौन लेता है? आप ये वो लेते हैं जो कॉशियस टाइप के होते हैं, भोंदू होते हैं, डरपोक होते हैं, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन लोग लेते हैं। जो रिस्क टेकर नहीं होते हैं वो लोग प्रेफरेंस शेयर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? अगर हो तो बता देना भाई। ठीक है, आगे सुनो। इनको जो बेनिफिट मिलता है सबसे लास्ट मिलता है, प्रॉफिट एट लास्ट, सबसे लास्ट में मिलता है, जबकि इनको मिलता है बिफोर इक्विटी शेयर। इनका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड का मतलब बेटा या तो 0 भी हो सकता है या तो करोड़ों में भी हो सकता है, इनका फिक्स होता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी देगी और फिक्स प्रॉफिट देगी, समझ में आ रही बात? और देगी और इनसे इक्विटी शेयर वालों से पहले देगी। इनको लास्ट में मिलता है, इनको लास्ट में मिलता है, लेकिन हो सकता है किसी साल बहुत करोड़ों में मिल जाए, हो सकता है किसी साल मिले ही ना, लेकिन ये रिस्क रहता है। तो इसलिए बोला ना, जो रिस्क टेकर होते हैं वही लोग इक्विटी शेयर लेते हैं, जो कॉशियस टाइप के होते हैं, डरपोक टाइप के, वो प्रेफरेंस शेयर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर समझ में आया होगा। बुक में जो है वो समझा देता हूँ, जो स्क्रीन पे आ रहा है। इक्विटी शेयर जनरली लो होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जनरली हाई होते हैं। फिर क्या इक्विटी शेयर? आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज पेड, राइट टू डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर, आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड इज पेड। देखो इक्विटी शेयर जो है, जो प्रॉफिट डिविडेंड जो मिलता है, प्रॉफिट जो मिलता है ना, वो प्रेफरेंस शेयर वालों को देने के बाद मिलता है। और इसमें क्या है? प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर। प्रायर मतलब इक्विटी शेयर वालों से पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रॉफिट दिया जाता है। नंबर 3, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर राइट टू डिविडेंड हो गया। रिफंड ऑफ कैपिटल आफ्टर प्रेफरेंस शेयर आर पेड, प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर। कैपिटल कभी वापस करना हो तो पहले प्रेफरेंस शेयर की वापस करेंगे, फिर इक्विटी शेयर वालों की। रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएट विद प्रॉफिट। इसकी जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है इक्विटी शेयर का। इसका जनरली क्या होता है? फिक्स होता है। वोटिंग राइट्स, इनके पास फुल वोटिंग राइट्स होता है, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। समझ में आ रही बात?
बहुत है, इनफ है। 5 पॉइंट ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, 5 पॉइंट मैक्स है, इसको देख लेना जरूर से। ठीक, क्लियर है? इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर समझ में आया कि नहीं है? जल्दी बोलो। अगला टॉपिक बेटा डिवेंचर। क्या है? डिवेंचर। तो डिवेंचर की मीनिंग है और शेयर डिवेंचर की डिफरेंस भी है। चलो जल्दी से ये भी देखते हैं। रफ करूं? चल, अगला टॉपिक है बेटा हमारा डिवेंचर्स। अभी डिवेंचर्स क्या होता है? देखो, नाम क्या है? डिवेंचर्स। डिवेंचर्स भी शेयर की तरह ही होता है। अब ये मान लो एक पेपर है, ठीक, तो जिसने कंपनी इशू करती है, इसको क्या करती है? इशू करती है। कोई भी कंपनी होगी, इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो कंपनी डिवेंचर इशू करती है। जैसे शेयर होता है ना, वैसे डिवेंचर भी होता है। फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है दोनों में? शेयर और डिवेंचर में फर्क क्या है भाई? तो फर्क समझो बात को। तो शेयर्स में क्या होता है? कंपनी इशू करी, कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी जो भी शेयर लेगा उसको देगी। मान लो ये से 1 2 3, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। कंपनी को अगर बेनिफिट हुआ, अगर शेयर बेचा है, क्या किया है? शेयर है, इन लोगों ने लिया है, और कंपनी को अगर बेनिफिट हुआ तो कंपनी को देगी, और कंपनी को बेनिफिट नहीं हुआ तो कंपनी इनको प्रॉफिट नहीं देगी, 1 रुपया नहीं देगी। लेकिन डिवेंचर में क्या होता है? मान लो इन लोगों ने डिवेंचर खरीदा है, ए बी सी, ठीक है, इन लोगों ने डिवेंचर लिया है और कंपनी लॉस में गई, कंपनी को लॉस हो गया, इट डज नॉट मैटर, कंपनी लेकिन इनको बेनिफिट देगी ही देगी, इनको इंटरेस्ट हर हाल में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिवेंचर लिया है। समझ में आया? तो आप जब डिवेंचर लेते हो तो एक डिवेंचर फिक्स रेट पे मिलता है, लेकिन मिलता ही मिलता है। शेयर तब मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? ठीक है। अब शेयर्स वर्सेस डिवेंचर्स का डिफरेंस पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 डिफरेंस इस चैप्टर है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और शेयर्स और डिवेंचर्स। इन तीनों में से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 2 तो पेपर में आ जाए, तो इसलिए इसको अच्छे से देखना। अब देखो पहले की डिफरेंस क्या है। सबसे पहले लिखा है पार्ट ऑफ कैपिटल ओन फंड। जो शेयर्स होता है बेटा वो ओन फंड्स होता है। क्या होता है? ओन फंड्स, यानी खुद का लगाया हुआ पैसा माना जाता है। जबकि डिवेंचर क्या होता है? एक तरह से डेप्थ होता है, कर्जा होता है या फिर लोन होता है। ठीक। नंबर 2 देखो स्क्रीन पे आ रहा है, स्टेटस ऑफ होल्डर। शेयर जो लोग लेते हैं वो कौन होते हैं बेटा? ओनर्स होते हैं। क्योंकि डिवेंचर जो लेते हैं वो कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। नंबर 3, डिविडेंड कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, इंटरेस्ट कैन बी क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट। राइट के मैटर पर शेयर में आप डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते हो, प्रॉफिट होगा तो कंपनी खुद ही देगी, लेकिन डिवेंचर में आप क्लेम कर सकते हो। सिक्योरिटी, अगर आप शेयर इशू करते हो तो कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, नो चार्ज ऑन एसेट, जबकि इसमें जनरली चार्ज ऑन एसेट डिवेंचर में होता है। नंबर 5, शेयर वालों के पास फुल वोटिंग राइट्स है, डिवेंचर वालों के पास नो वोटिंग राइट्स है। ठीक है, और क्या करना है, इतना टेंशन लेनी होती है, 5 इनफ है। ठीक है, आगे क्यों बढ़ना, छोटे छोटे है। ठीक, क्लियर है? चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से ले लो। लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे इसके और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो लास्ट टॉपिक है बेटा वो हमारा लोन फ्रॉम कमर्शियल लोन। क्या होगा? कमर्शियल लोन। ठीक है, इसको रफ करूं? चल, लास्ट टॉपिक देखेंगे और चैप्टर को खत्म करेंगे भाई जल्दी से। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ये आप लोग इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अगर आप लोगों ने उससे पढ़ा होगा तो। अगर आप लोग इकोनॉमी उससे ही पढ़ लोगे तो आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा। ठीक है, सबसे पहला है बेटा इसमें टर्म लोन, दूसरा है कैश क्रेडिट। टर्म लोन, दूसरे वाले का नाम है कैश क्रेडिट, तीसरे वाले का नाम है ओवरड्राफ्ट और चौथे वाले का नाम है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो 4 टॉपिक है, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये बेटा ये 4 टॉपिक है और इसको एक करके देखते हैं। देखो, एक होता है टर्म लोन, एक होता है कैश क्रेडिट। दोनों में डिफरेंस क्या है एक बार में समझो। मान लो कंपनी है, कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने कि मान लो आपने ही लोन लिया, इसका नाम है मान लो मिस्टर अमन। अमन ने क्या किया, मान लो 5 लाख का लोन ले लिया। ठीक है, अब 5 लाख के लोन में हुआ क्या, पहले हम लोग बात करते हैं
दोनों के साथ करेंगे, कैश क्रेडिट टर्म लोन एक साथ समझ में आएगा। अभी पहले समझो, 5 लाख का लोन लिया, लोन का पैसा आता कहाँ पे है सर? बैंक में आता है। लोन का पैसा आपको जेब में तो आएगा नहीं, घर में पहुंचाने, बैंक पे आएगा। अब आप घर बनवा रहे थे, आप कंपनी में काम था, आपको दुकान में सामान रख रहे थे, जो भी मैटर था, 5 लाख रुपए आया। अभी आपको जरूरत थी 1 लाख रुपए की, आपने 1 लाख रुपीज निकाल लिए। अब ये बताओ बैंक अकाउंट में कितना बचा? 5 था, 1 गया, कितना बचा? 4 लाख रुपए बचे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अगर आपने कैश क्रेडिट लिया, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आपने कैश क्रेडिट लिया है, ठीक है, तो और आपने 1 लाख रुपए निकाला, तो बैंक में कितना? 4 लाख। ठीक है, लोन तो ले लिया, लेकिन निकाला कितना बैंक से? आपने 1 लाख रुपए। तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ओनली ऑन विथड्रॉ अमाउंट, क्या होगा? इंटरेस्ट will be charged only on withdraw amount, मतलब समझे कि नहीं समझे? इंटरेस्ट चार्ज होगा सिर्फ और सिर्फ किस पे? उस पे चार्ज होगा जितना पैसा आपने क्या किया है? विथड्रॉ किया है। सब पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। जबकि टर्म लोन में आपने 5 लाख रुपए लिए, आपने 1 लाख निकाला, 2 लाख निकाला, डज नॉट मैटर, जिस डेट को आपने लोन लिया उसी डेट से आपका इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे, होल अमाउंट पे चार्ज होना शुरू हो जाएगा। किस पे होगा? होल अमाउंट। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर हुई? क्लियर है भैया? जल्दी बताओ। ठीक है भाई, आगे चलो, बढ़ते हैं, जिंदगी में कुछ करते हैं। रफ करें? रफ क्या करना है समझो आगे। तीसरा है ओवरड्राफ्ट, चौथा है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई? ओवरड्राफ्ट किस बला का नाम है? चलो समझते हैं। ओवरड्राफ्ट देखो एक तरह का क्या होता है? लोन होता है, और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। किसको मिलती है? दिस फैसिलिटी इज ओनली फॉर करंट अकाउंट होल्डर। किसको मिलती है? करंट अकाउंट होल्डर को। अब करंट अकाउंट होल्डर खुलवाता कौन, ओपन कौन कराता है? बिजनेसमैन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? मान लो ये है अपने मिस्टर रॉकी भाई। कौन है? रॉकी भाई, केजीएफ वाले। और ये कौन है? ये है कटप्पा। ठीक है, अभी कटप्पा बाहुबली में जैसा कैसे आ गया, मान लो आ गया टकला, अब इसको भी KGF 3 में आ गया ना काम से, मान लो। ठीक, अब रॉकी भाई ने क्या किया? रॉकी भाई ने बोला कि लो भैया, इनको लोन, मतलब 5,000 रुपए की बात चल रही थी। कितने की? 5,000 रुपए की। मान लो पुराने जमाने की बात चल रही, इससे 5,000 रुपए बहुत हुआ करता था। ठीक, अब 5,000 रुपए कल चेक फाड़ के कटप्पा को दे दिया रॉकी भाई ने। ठीक है, अब इनकी कंपनी थी, इन्होंने 5,000 रुपए दे दिया, लेकिन उस टाइम इत्तेफाक से रॉकी की के अमाउंट में, रॉकी भाई के बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज थे। कितने रुपए थे? 4,000 रुपए थे। चेक कितने का दिया कट करके कटप्पा को? 5,000 रुपए का। और जब कटप्पा लेके जाएगा यार 5,000 रुपए का चेक और बैंक में निकालने के लिए देगा, तो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा, चेक कैंसिल हो जाएगा, और फिर कटप्पा पूरी जगह दुनिया में फैला देगा कि यार रॉकी भाई से डील ना करना, इनका चेक तो बाउंस हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसा ना होने पाए, ऐसा किसी भी बिजनेसमैन के साथ ना हो, तो बैंक क्या करेगा? 1,000 रुपए जो कम पड़ रहा था वो 5,000 रुपए पूरा करके कटप्पा को दे देगा। कटप्पा को मालूम ही नहीं चल पाएगा कि इसके रॉकी भाई के अकाउंट में पैसा कम था। चेक बाउंस नहीं होगा, चेक क्लियर हो जाएगा। और जब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद रॉकी भाई या फिर जिसका भी अकाउंट है बैंक में पैसा जमा करेंगे, तो विद इंटरेस्ट वो पैसा चार्ज काट लेगा। क्या कर लेगा? विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट क्या कर लेगा? पैसे वो कट कर लेगा, और मतलब फ्री में नहीं देगा। 1,000 दिया था ना, तो 1,000 में कुछ ना कुछ 50-100 रुपए बढ़ा के लेगा, तभी वो कटप्पा को बढ़ा दिया। बैंक भी अपना फायदा देता है, बैंक बेवकूफ नहीं होता है। समझ में आ रही बात? इस तरह से हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड ऑफ फैसिलिटी। वर्ड ऑफ फैसिलिटी इज ओनली फॉर करंट अकाउंट होल्डर। जब भी आपके अमाउंट कम होंगे तो वो अपनी तरफ से पैसे ऐड कर देगा और बाद में विद इंटरेस्ट पैसे चार्ज कर लेगा। क्लियर? क्लियर है? रफ करूं? चलो, लास्ट टॉपिक है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलो जल्दी से इसको देखते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। क्या है भाई? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ
एक्सचेंज। क्या नाम बेटा? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, डिस्काउंटिंग जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसका नाम ही एक नेगोशिएबल बिल होता है। ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके पास होता है। मान लो ये है बायर, ये कौन है? सेलर। ठीक है, ये है अंजलि, ठीक है, और ये है सुनीता। ठीक है, एक है अंजलि और एक कौन है? सुनीता। दोनों लोग बढ़िया बिजनेस साथ में बिजनेस किया करते थे, कर रहे थे। तो अंजलि ने बोला भाई मुझे 2 लाख रुपए का सामान दे दो। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है हम दे देंगे, फर्नीचर का काम होता था। तो इसने क्या किया, 2 लाख रुपए का सामान अंजलि को दे दिया उधार पे। ठीक है, तो लेकिन अंजलि, सुनीता ने बोला, देखो सेलर ने बोला ये एक बिल, ये डॉक्यूमेंट्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से, आप क्या करो इसमें अपने साइन कर दो। अंजलि ने क्या किया, अपने इसमें साइन कर दिए। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। इसने साइन में ये था कि आप 60 डेज के अंदर पेमेंट वापस कर दोगे, 60 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दोगे। अगर आप नहीं करते हो तो आपके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। तो अगर इन केस अंजलि कोई धोखा करेगी, चीट करेगी या पैसे नहीं देगी, तो जो सेलर है, जो सुनीता है, वो इनके खिलाफ केस कर सकती है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो पहला बेनिफिट क्या है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सचेंज का, कि आप केस कर सकते हो। ठीक, दूसरा बेनिफिट क्या है, कितने दिन की बात हुई? 60 दिन की। अब मान लो 10 डेज के बाद, आफ्टर 10 डेज कितने दिन बचेगा? 60 दिन की बात हुई है, 60 की, 10 डेज बीत गए तो अभी भी कितने दिन बचे? 50 डेज तो अभी बचे। और सुनीता को पैसे की जरूरत पड़ गई अर्जेंट। इसने कॉल किया, बोला पैसे दे दो। तो इसने मना कर दिया। इसने बोला देखो ऐसा है, 60 दिन की बात हुई थी, अब काहे पगला रही हो, समझ में आ रही है, अभी नहीं मिलेगा पैसा ऐसा। तो अब ये तो परेशान। तो ऐसे केस में क्या करेगी, तो इसके पास है बिल है ना ये जो इसने साइन किया अंजलि ने। तो ऐसी कंडीशन जब कभी भी आ जाए, पैसे की अर्जेंट नीड हो और आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है तो आप वो बिल लेके कहाँ जाओगे? बैंक में। तो सुनीता कहाँ जाएगी वो बिल लेके? बैंक में जाएगी। और बैंक में जाने के बाद, बैंक में जाने के बाद क्या करेगी सुनीता? उसको डिस्काउंट करा लेगी। क्या करा लेगी? बैंक से डिस्काउंट करा लेगी। डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि जो बिल है वो दे देगी बैंक को, और बैंक क्या करेगा? सुनीता को पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर 2 लाख था ना, 2 लाख नहीं देगा, 1,90,000 देगा, 1,95,000 देगा, 1,96,000, मतलब इंटरेस्ट काट के सुनीता को दे। सुनीता का भी काम हो जाएगा भाई, 2-4-5 हज़ार रुपए कम ही सही, लेकिन मिल तो गया, समझ में आ रही हो? तो इंटरेस्ट काट के वो क्या करेगा? सुनीता को पैसे दे देगा। और बिल किसके पास चला जाएगा? बैंक के पास। अब जब 60 दिन पूरे हो जाएंगे ना, तो अंजलि पेमेंट किसको करेगी? अंजलि पेमेंट करेगी बैंक को। किसको पेमेंट करेगी बेटा? बैंक को पेमेंट करेगी, सेलर को पेमेंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसने बिल दे दिया बैंक को, पैसे को डिस्काउंट करा लिया था पहले से। समझ में आ रही बात? तो डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक नेगोशिएबल बिल होता है, जिसके पास भी वो बिल होगा उसको पेमेंट करेगा। अगर बैंक की जगह इसने किसी और को दिया होता तो पेमेंट अंजलि उसको करती, ना कि इसको। जिसके पास बिल होगा उसको पेमेंट करी जाएगी। समझ में आ गया? एक ऐसा बिल है जो इमरजेंसी में काम आ जाता है, बैंक से आप इसको डिस्काउंट भी करा सकते हो। और इसी के साथ आपको चैप्टर हो गया कंप्लीट। नोट्स आपकी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में है, जाके डाउनलोड कर लो। अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लो।